इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 29 ऑफ आर.एस. अग्रवाल, जो बेस्ड है आपका प्रोबेबिलिटी मींस यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है और ये बेसिक आपका कांसेप्ट प्रोबेबिलिटी का होता है उस पर बेस्ड है। ठीक है, तो इससे पहले का एक्सरसाइज आपको देखना है, जैसे हमने एक्सरसाइज 29 ए डाला है। ठीक है, तो वो देखना चाहते हैं तो आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है, ए बैग कंटेन्स 17 टिकट्स। ठीक है, अब आराम से पढ़िए, कोई घबराने का बात नहीं। आप यदि नॉर्मल भी आपको थोड़ा रीजनेबल आपको थिंकिंग है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ए बैग कंटेन्स 17 टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 17। ठीक है, कोई सी बैग है, यहाँ पर समझिएगा, एक मान लिया ऐसे बैग थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए, आपको कोई थ्योरम नहीं पता है, ठीक है, तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कितना है, 17 आपका टिकट्स है, 17 टिकट्स। ओके, चलिए, ए टिकट इज ड्रॉन। ठीक है, एक टिकट हमको इसमें से निकाले। ठीक है, एंड देन अनदर टिकट ड्रॉन विदाउट रिप्लेसिंग द फर्स्ट वन। ठीक है, हमने एक टिकट निकाला, देखा, तो उसको उस बैग में नहीं डाला। ठीक है, ड्रॉन एंड अनदर टिकट इज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसिंग द फर्स्ट वन। पहला वाला टिकट हम इसके अंदर निकाल जो ले रहे हैं, उसको हम इसके अंदर फिर से डाल नहीं रहे हैं। ठीक है, मतलब विदाउट रिप्लेसिंग है। ठीक है, हम इसमें से एक टिकट निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा इवेंट हो जाएगा, देखिए आप यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपको नॉलेज है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट। जहां पर आपका कोई भी हम इवेंट किए, फर्स्ट इवेंट, उसका सेकेंड पे असर नहीं पड़ता है, तो आपका वो हो जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यदि हमने फर्स्ट इवेंट यदि टिकट एक ड्रॉ कर लिए, ठीक है, तो मेरा कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। टिकट एक ड्रॉ कर लिए विदाउट रिप्लेसिंग करा, मींस इसके अंदर नहीं डालना है, मींस आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, उसका अनदर टिकट को ड्रॉ करेंगे तो आपका इस पे क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपका जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 17 था नीचे पहले, अब 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया डिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, चलिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब क्या कह रहा है यहाँ, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द टिकट्स में शो इवन नंबर्स, मतलब हमारा दोनों टिकट इवन नंबर शो करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व, ठीक है, हमारा नंबर 1 से 17 तक है। ठीक है, तो हमारा क्या 1 होगा, इसमें देखते हैं, 2 हो गया, लिखा हुआ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, अब इसमें इवन नंबर कितना, मुझे इवन नंबर कितना है तो देखिए जल्दी से। इवन नंबर मेरा है 2 2 4 6 8 10 12 14 16। ठीक है, कितना हो गया नंबर में, 3 3 6 2 8 हो गया नंबर ऑफ इवन टिकट्स। मेरा हो गया 8 हो गया। ठीक है, 8 मेरा टिकट है जिसपे इवन नंबर मेरा मेंशन किया हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हम फाइंड बोथ द टिकट्स में शो इवन नंबर। ठीक है, यदि आपको थोड़ा भी आ जाएगा तो आप एक लाइन में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बोथ द टिकट्स। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इवेंट मानते हैं यहाँ पर, लेट E1 इक्वल टू द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग फर्स्ट इवन नंबर टिकट। ठीक है, द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग फर्स्ट इवन नंबर टिकट। ठीक है, उसी तरह हमने E2 मान लिया, द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग सेकेंड अनदर, इसको अनदर टिकट बोल रहा है, नंबर टिकट। ठीक है, चलिए अब हमको क्या करना है, हमको क्या, बोथ द टिकट मींस आपका बोथ मतलब टिकट दोनों पर इवन ही होना चाहिए, मींस E1
इंटरसेक्शन E2 कह रहा है। बोथ टिकट मीन्स E1 इंटरसेक्शन, बोथ टिकट मतलब E1 एंड E2। ठीक है, चलिए इसको हम कैसे लिखेंगे देखिएगा, यहाँ पर P ऑफ इवन लिखेंगे, ठीक है, इनटू एंड है तो इनटू का, लेकिन यहाँ पर ये है मेरा डिपेंडेंट इवेंट। क्यों डिपेंडेंट है बताइए? हमने बताया, अब देखिए आप, एक हमने टिकट निकाला, उसको हमने अंदर नहीं रखा, तो 17 में से एक घट जाएगा, 16 हो जाएगा ना। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी चेंज हो रहा है। फर्स्ट का हमने निकालेंगे यहाँ पर, तो मेरा कितना इवन टिकट कितना है बताइए? 8 है, 8 बटा में 17 आएगा। ठीक है, उसका दोबारा हम अनदर टिकट जो इवन होगा उसका क्या हो जाएगा, एक तो हम इवन वाला निकाल चुके हैं इसमें से, तो 7 बटा में और एक निकल गया, तो नीचे 17 भी मेरा 16 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो रहा है बताइए? आप क्या हो रहा, चेंज हो रहा है ना। ये इसका प्रोबेबिलिटी एक निकालने से इसके ऊपर इफेक्ट पड़ गया, ये मेरा डिपेंडेंट इवेंट हो गया। ठीक है, इसको जब डिपेंडेंट रहे इवेंट तब कैसे लिखते हैं, P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 कैसे लिखते हैं, P ऑफ इवन E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 when E1 has already occurred। E1 क्या है, पहला हम कार्ड निकाल चुके हैं, तो दूसरा कार्ड का क्या प्रोबेबिलिटी है आने का। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा, इवेंट ऑफ फर्स्ट नंबर ड्राइंग फर्स्ट इवेंट नंबर टिकट। ठीक है, देखिए इसको हमने अभी बताया आपको, इवेंट नंबर टिकट कितना है, जिसमें टिकट पे इवेंट मेंशन है 8 है, तो हमारा 8 बटा में टोटल टिकट कितना है अभी 17। ठीक है, अब हमने एक टिकट इसमें से निकाल लिया, तो टोटल कितना 17, 16 बचेगा। ठीक है, 16 बचेगा ना, पर हमने इवन नंबर यहाँ पर इवन चाहिए, तो हमने इवन में से निकाला होगा। ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। समझ रहे हैं, एक हमने शुरू में निकाल चुके हैं, कौन वाला निकाला है, इवन वाला, तब मेरा इवन भी घट गया 7 हो गया, और टोटल टिकट में से एक घटा है वही जो इवन वाला, तो वो क्या 16। अब इसको हम काटेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, और ये मेरा आ जाएगा 7 बट्टा में 34 हो जाएगा, 17 दूना 34। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, 2 मार्बल्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 3 ब्लैक एंड 4 व्हाइट मार्बल्स। देखिए मेरा यहाँ पर एक बॉक्स बनाइए, पहले यहाँ पर आप बनाइए बॉक्स बनाइए। ठीक है, इसमें मेरा 3 ब्लैक और 4 व्हाइट डाला हुआ है। ठीक, क्या कर रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द मार्बल्स, मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है बोथ मार्बल्स आर ब्लैक। ठीक है, इफ द फर्स्ट मार्बल इज नॉट रिप्लेस्ड बिफोर द सेकेंड ड्रॉ। ठीक है, पहला बार हम खींचे इसमें से बॉल एगो निकाले तो वो मेरा ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा बार भी खींचेंगे तो ब्लैक ही होना चाहिए, लेकिन पहला हम इसमें डालेंगे नहीं, जो हम बॉल निकाल लिए इसमें से बॉक्स में से, उसको फिर से इसमें डालना नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रहा? चलिए, इज नॉट रिप्लेस्ड मतलब समझ गए कि आपका इज नॉट रिप्लेस्ड मींस आपका ये है डिपेंडेंट इवेंट, क्योंकि हम एक बॉल निकाल लेंगे तो आपका पूरा खेल यहाँ पर 3 + 4 7 है, एक बॉल निकालिए फिर डाले नहीं तो मेरा ये 6 बच जाएगा ना। ठीक है, ये चीज समझना है आपको, डिपेंडेंट इवेंट्स हो गए। ठीक है, देखते हैं, हम लेट करते हैं E1 इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग, 2 हम बार एक बॉल निकाले, 2 मार्बल्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली फ्रॉम ए बॉक्स, सक्सेसफुली मतलब एक के बाद एक। ठीक है, इवेंट ऑफ गेटिंग ब्लैक मार्बल इन फर्स्ट ड्रॉ, इन फर्स्ट। ठीक है, छोटा लिखिए, चलिए कोई नहीं। E2 इवेंट ऑफ गेटिंग ब्लैक मार्बल हो गया, फिर से ब्लैक ही चाहिए मुझे, बोथ द मार्बल आर ब्लैक कर रहा है, ब्लैक मार्बल इन सेकेंड ड्रॉ में भी हमको ब्लैक चाहिए। ठीक है, चलिए अब हमको क्या करना है, बोथ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द मार्बल्स आर ब्लैक, तो हम क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन कीजिए, एंड बोथ मतलब क्या, ये भी और ये भी एंड ये भी।
ठीक है, E1 एंड E2। इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, P ऑफ E1 इंटू, अब देखिए डिपेंडेंट डिपेंडेंट है तो P ऑफ E1 व्हेन, सॉरी P ऑफ E1 हो गया, P ऑफ E2 इन व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, E1 मेरा हो गया तो आपका E2 का क्या प्रोबेबिलिटी है आने का। ठीक है, तो P ऑफ इवन हम फाइंड करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर P ऑफ इवन, इवन किसको माने हम, ब्लैक मार्बल निकालना है इसमें फर्स्ट रो में। देखिए तो कितना ब्लैक कितना है, 3 है, टोटल कितना है मेरा 7 है। ठीक है, अब हम E2 क्या निकालेंगे, व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, E1 मेरा यहाँ से हट गया, ये कितना बच जाएगा बताइए, 2 हो गया। सेकेंड रो में हमको 2 बॉल मिलेगा, ये तो व्हाइट में से हम कुछ निकाले ही नहीं, तो मेरा बताइए सेकेंड में ब्लैक आने का क्या चांस है, 2 बटा में 4 2 6 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, हमारा इवन हो चुका, मतलब एक हम ब्लैक निकाल चुके हैं, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा बताइए, इस ब्लैक में से ही निकाले होंगे, इस टोटल में से एक निकाले। ठीक है, कहां से निकाले, ब्लैक में से, ये 3 माइनस 1 2 हो गया और ये मेरा पूरा 6 हो गया। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गया होगा, 3 बटा में 7 इंटू 2 बटा में 6। ठीक है, से उड़ा दीजिए तो 1 बटा में 7 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं, बस आपको समझना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अब क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा क्या कह रहा है, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, हमने प्लेइंग कार्ड्स को बताया नॉमिनेटर में, वो आप यदि नहीं जानते थे प्लेइंग कार्ड्स के ऑर्डर तो हो जाकर देख सकते हैं। एंड विदाउट रिप्लेसिंग दिस कार्ड ए सेकेंड कार्ड इज ड्रॉन। ठीक है, एक कार्ड हमने निकाला 52 कार्ड में से। ठीक है, उसका तो हमको उसमें डालने नहीं है, विदाउट रिप्लेसिंग करा मीन्स आपका ये डिपेंडेंट क्या हो गया, डिपेंडेंट। ठीक है, ये सेकेंड कार्ड, दूसरा कार्ड भी निकाल लिए, तो बोल रहा है मेरा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट कार्ड इज ए क्लब एंड सेकेंड कार्ड इज ए स्पेड। ठीक है, अब देखिए आपको पहले पता होना चाहिए प्लेइंग कार्ड में, देखिए प्लेइंग कार्ड में जो होता है यहां पर 4 में होते हैं। ठीक है, 13 मेरा हो गया क्लब, 13 स्पेड हो गया, और 13 मेरा हॉट हो जाएगा इस, और 13 मेरा डायमंड हो जाएगा। ठीक है, इतना तो बेसिक पता होगा, इतना ही जरूरत है इसमें। अब प्लेइंग कार्ड मेरा कितना होता है, 52 कार्ड होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हमें यहाँ पर लिखते हैं लेट E1 इक्वल टू, क्या हम ले ले, फर्स्ट कार्ड क्या कर रहा है, ब्लैक, एक क्लब हमको चाहिए। फर्स्ट कार्ड इज इवेंट ऑफ गेटिंग अ क्लब। ठीक है, फर्स्ट ड्रॉ में। ठीक है, गेटिंग ए क्लब। ठीक है, पहला में हमको क्लब चाहिए, उसका फिर हमको चाहिए इवेंट ऑफ गेटिंग अ स्पेड, सेकेंड में हमको। ठीक है, दोनों में एंड लगाओ, यहाँ पर क्या इंटरसेक्शन लिखे हैं, P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। देखिए P ऑफ, यहाँ डिपेंडेंट इवेंट है, क्या लिखे हैं, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ इवेंट E1 E2 when E1 has already occurred। ठीक है, नॉर्मली लिखते हैं इस तरह। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अब हमको क्या पूछ रहा है, E1 हमको निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या आएगा, इवेंट ऑफ गेटिंग ए क्लब हमको पूछ दिया, क्लब आने का क्या चांस है, 52 को हमारा कार्ड एक को खींचेंगे तो क्या होगा बताइए, क्लब कितना है 13 है, कार्ड कितना है 52 है। ठीक है, तो मेरा ई वाला हो जाएगा 13 बटा में 52। ठीक है, अब हमको क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग E2 मींस स्पेड व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड। एक हम इसमें से कार्ड निकाल लिए, बोला ना विदाउट रिप्लेसिंग, मतलब एक कार्ड इसमें से हम निकाल लिए, तो टोटल कितना बचा, -1 करेंगे तो मेरा 51 बचेगा। ठीक है, हमको क्या चाहिए, स्पेड चाहिए, तो हमें स्पेड में से तो निकाले नहीं है, हम किस में से निकाले, क्लब में से, ये ना घटा होगा, हमको इससे कोई फर्क,
यहाँ पर हमको स्पेड में से निकाले P of E2 when E1 has already occurred। तो आपका ऊपर वाला सेम रहेगा क्योंकि आपका क्लब ये तो था क्लब का ना, अब हमको स्पेड, ठीक है, तो क्लब में से हम निकालिए तो क्लब 12 हो गया, ठीक है। स्पेड हम निकाले नहीं तो ये मेरा 13 ही रहेगा, लेकिन टोटल में से तो एक घट गया ना, हम किसी में से एक निकालेंगे तो घटेगा टोटल में से 51 हो गया, ठीक है। ये 13 13 13 ये मेरा तो एक इसमें से निकाल चुके हैं फर्स्ट ड्रॉ में, तो ये मेरा 51 हो गया, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा हो गया, कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये मेरा 3rd नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, 13 चौका 52, ये मेरा 13 बटा में 5 चौका 20, 204। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्या कह रहा है, देयर इज ए बॉक्स, बॉक्स बना लीजिए, थर्टी बल्ब है, इसमें 5 डिफेक्टिव है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, इसमें से 5 मेरा डिफेक्टिव है, ठीक है। 5 डिफेक्टिव है मीन्स खराब है, तो मेरा 25 मेरा गुड होगा मीन्स अच्छा होगा, ठीक है, वर्किंग कंडीशन में होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, ये देखिए, इफ 2 बल्ब्स आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसिंग द फर्स्ट, ठीक है। विदाउट रिप्लेसिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट इवेंट। हमने पहला 2 बार हम निकाल रहे हैं, लेकिन एक साथ नहीं निकाले हैं 2 बार, ये मत समझिए। सक्सेशन मतलब क्या होता है, 1 by 1 एक निकाले उसका फिर दूसरा निकाले, ठीक है। नहीं तो कभी क्वेश्चन आता है 2 बॉल्स आर चूजन मीन्स 2 एक ही बार निकाल ले, ये चीज सक्सेशन निकालेगा मतलब 1 by 1। If 2 bulbs are chosen at random from the box in succession without replacing the first, मतलब dependent event, what is the probability that both the bulbs are chosen are defective, ठीक है। हम दोनों हम चूज किए तो मेरा डिफेक्टिव ही निकल गया, ऐसा प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। लेट E1 इक्वल टू गेटिंग फर्स्ट बल्ब डिफेक्टिव, ठीक है। अपने से कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, फर्स्ट बल्ब इज डिफेक्टिव, ठीक है, जैसा आपको लैंग्वेज अच्छा लगेगा। चलिए वो लिखिए, सेकेंड मेरा E2 गेटिंग सेकेंड बल्ब इज डिफेक्टिव, ठीक है। चलिए तो हमको बोथ बल्ब्स डिफेक्टिव चाहिए नहीं, मतलब ये आप पूछ रहा है E1 एंड E2, ठीक है। तो हम क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू आपका डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। यदि मेरा डिपेंडेंट इवेंट नहीं है, सीधे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 लिखते हैं क्योंकि उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा उस समय। चलिए अब हम फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मींस आपका गेटिंग ए डिफेक्टिव बल्ब इन ए फर्स्ट ड्रॉ, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा बताइए, शुरू में कितना डिफेक्टिव है बताइए, 5 है, 5 टोटल बल्ब कितना है 30 है, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरा वो फाइंड करना है E2 मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकंड बल्ब डिफेक्टिव E2 व्हेन E1, एक हम इसमें डिफेक्टिव निकाल चुके हैं, एक हम इसमें से डिफेक्टिव निकाल दिए हैं, तो ये मेरा 4 डिफेक्टिव बचेगा। 4 बटा में अब एक निकाले हैं तो इसमें से एक निकालेंगे तो 25 4 कितना होगा, 29 होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, मेरा 5 बटा में 30 इंटू 4 बटा में 19, कैलकुलेशन कुछ नहीं है, 6 हो जाएगा, तो 2 4 6, 2 बटा में 9 3 27, 3 2 6 2 8, 2 बटा में 87 हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा, ए बैग कंटेन्स, ये क्या लिखा हुआ है इसमें देख लेते हैं एक बार अच्छे से हम, 10 व्हाइट, ठीक है, 1.0 नहीं यहाँ पे 10 है, ठीक, 10 व्हाइट एंड 15 ब्लैक बल्ब, एक बैग हम मान लेते हैं, ठीक है। हम ऐसे ही रैंडमली ऐसे समझ में आना चाहिए बस, 10 व्हाइट एंड 15 ब्लैक है इसमें, ठीक है। 2 बल्ब्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट मींस आपका गिवन क्वेश्चन ऑफ डिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। 2 बल्ब्स आर, एक बार नहीं निकाला जा रहा है, 1 by 1 सक्सेशन मतलब एक निकाला दूसरा उसके बाद निकाला,
डिपेंडेंट इवेंट हो गया, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल इज व्हाइट, देखिए फर्स्ट बॉल इज व्हाइट एंड द सेकेंड बॉल इज ब्लैक, ठीक है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर सॉल्यूशन लिखिए, दो इवेंट है, फर्स्ट बॉल एंड सेकेंड बॉल इज ब्लैक, ठीक है। इवन मान लेंगे इवेंट, पहला बॉल हमको ड्रॉ में हम एक निकालेंगे इसमें से बॉल, हमको क्या चाहिए, इवेंट ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल, पहला हमको व्हाइट बॉल चाहिए इन फर्स्ट ड्रॉ, कुछ भी अपने से यहाँ पर लैंग्वेज लिखना है। चलिए E2 इवेंट, आपको ऐसा क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, इवेंट ऑफ गेटिंग कौन सा चाहिए हमको, अब ब्लैक चाहिए, ब्लैक बॉल, ठीक है, इन सेकेंड ड्रॉ, एकदम इजी है, ठीक है। आपको समझ में आएगा तो एक लाइन में आंसर लिखिएगा। यहाँ तो आपको दोनों एंड लिखा हुआ है, फर्स्ट में आपको इवन मीन्स व्हाइट चाहिए एंड सेकेंड में ब्लैक चाहिए, E2 हमने मान लिया ब्लैक, ठीक है। चलिए इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। चलिए अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मींस आपका गेटिंग है व्हाइट बॉल इन फर्स्ट रो, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बताइए, व्हाइट बॉल कितना है, 10 है, 10 बटा में कितना टोटल बॉल है, 25 है, ठीक है। तो ये मेरा 10 बटा में 25 है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, मींस हम इसमें से एक कौन सा बॉल व्हाइट बॉल निकाल चुके हैं, मींस मेरा एक व्हाइट बॉल निकल गया, ये मेरा कितना बचा, 9 व्हाइट बचा, ठीक है। ये तो 15 बॉल ही है मेरा ब्लैक बॉल में, ठीक है। टोटल मेरा कितना होगा, 15 9, इसीलिए हम इसको कहते हैं डिपेंडेंट, मतलब एक बॉल निकाले डाले नहीं रिप्लेस, विदाउट रिप्लेसमेंट डालने मींस आप एक बॉल निकाल दिए तो 25 में से एक घटा दिए तो 24 आया। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, व्हेन टोटल कितना बॉल है, 24 है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, ब्लैक चाहिए, तो ब्लैक में से तो हम पहले बार में निकाल नहीं है, हम तो व्हाइट में से निकाले, तो ये तो आपको 15 ही रहेगा, ठीक है। तो 15 बटा में 24, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए आप, 5 दूना 10, 5 बचे 25, 2 बढ़ाएंगे 24, अब हो गया, इसको और काटेंगे, 3 बचे 15, 3 चौका 12, इससे बराबर बटा में 4, ठीक है। मेन चीज है वो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए आप, एन ऑन कंटेंस, मानिए अन को आप बैक समझ लीजिए, कंटेंस 5 व्हाइट एंड 8 ब्लैक, ये ड्रॉ कर लीजिए, आपको आसानी हो जाएगा, ठीक है। 5 व्हाइट है और 8 ब्लैक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टू सक्सेसिव ड्रॉइंग ऑफ 3 बॉल्स, पहला 2 यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, पहला बार में यहाँ पर 2 बार इसमें से बॉल निकालना, लेकिन एक बार में एक बॉल नहीं निकालना है, 3 बॉल निकालना है, ये समझिएगा बात, 3 बॉल निकालना है, ठीक है। एट ए टाइम आर मेड सच दैट द बॉल्स ड्रॉन इन द फर्स्ट ड्रॉ आर नॉट रिप्लेस्ड, मींस आपका ये डिपेंडेंट, रिप्लेस नहीं कर रहे हैं हम, डिपेंडेंट इवेंट हो गया। बिफोर द सेकंड ड्रॉ फाइंड द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ड्रॉ गिव्स 3 व्हाइट बॉल्स एंड द सेकंड ड्रॉ गिव्स 3 ब्लैक बॉल्स। चलिए हमको यहाँ पर 3 बॉल एक बार में निकालना है, ठीक है। यहाँ पर सॉल्यूशन हम इवेंट लेते हैं, 2 इवेंट, इवेंट ऑफ गेटिंग 3 व्हाइट बॉल, 3 W लिख दिए, व्हाइट बॉल्स इन फर्स्ट ड्रॉ लिख देते हैं, ठीक है। पहला बार में हमको ये 3 बॉल व्हाइट निकालना है, ये W लिख दिए, इसको थोड़ा सा व्हाइट लिख, चलिए व्हाइट, W मतलब व्हाइट, चलिए लिख देते हैं पूरा, कोई दिक्कत नहीं, 3 व्हाइट बॉल्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो किसी बात को। चलिए E2 इवेंट ऑफ गेटिंग कितना, 3 ब्लैक बॉल्स इन सेकेंड ड्रॉ, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो डिपेंडेंट इवेंट P दोनों हमको E1 एंड E2 इंटरसेक्शन में चलाएगा, P ऑफ E1 इनटू P ऑफ E2 व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं,
ठीक है। अब देखिए हमको एक निकालना नहीं, अब हमको तीन तीन निकालना है, ठीक है। तो अब हमारा कैसे होगा, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यहाँ पर कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा आपको आना चाहिए बेसिक नॉलेज। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, देखिए आपको कह रहे 3 व्हाइट चाहिए, ठीक है, 3 व्हाइट चाहिए ना, यहाँ पर आपका कितना है व्हाइट, 5 है, 5 में से 3 चाहिए, ठीक है, 5 से 3। अब नीचे भी आपका 3 हमें एक बार में निकालना है, तो टोटल बॉल कितना है, 13 है ना, 8 पास 13 में से 3 चाहिए, ठीक है, एक बार। ये आपको समझ में आपको आना चाहिए। हमको पहले से 3 हम निकालना है, एक निकालते तो सीधे यहाँ पर 13 लिखते, 13 उसको हम देखिए जनरल में हम लिखते क्या है, यदि एक निकालते थे तो 5 C1 बटा में 13 C1, एक चाहिए था हमको। लेकिन अब यहाँ समझिए हमको 3 एक बार में चाहिए, तो 5 C3 व्हाइट चाहिए ना पहला में, तो व्हाइट कितना है 5 है, तो 5 C3 बटा में 13 C3, टोटल 13 है, 13 में से 3 एक बार में चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यहाँ पर हम बता सेकंड में P of E2 when E1 has already occurred, 3 बॉल हमने निकाल लिया इसमें से। यहाँ पर बात समझिएगा, 3 बॉल हमने निकाला है इसमें से, पहला हमको कहा जो व्हाइट चाहिए तो हम व्हाइट में से निकालेंगे, तो 3 बॉल निकाल लिए व्हाइट बॉल, तो मेरा बचेगा कितना, 5 में 3 गया, 2 व्हाइट बचेगा, ठीक है। ये आप मेरा ब्लैक में से हम निकाले, तो ये मेरा कॉम्बिनेशन यहाँ पे 2 व्हाइट और 8 ब्लैक बच गया, ठीक है। तो हमको ब्लैक का निकालना है, तो ब्लैक कितना है 8 है, तो 8 में से 3 निकालना है, 8 C3 लिखिए, टोटल कितना बचा 10, तो 10 C3 लिख दिए, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 5 C3 डिवाइडेड बाय 13 C3 इनटू, अब इसको P of E2 when E1 8 C3 डिवाइडेड बाय 10 C3, ठीक है। इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है, आपको आना चाहिए। देखिए NCR क्या होता है, फैक्टोरियल ऑफ n, फार्मूला बता देते हैं, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा सबको, फैक्टोरियल ऑफ n फैक्टोरियल ऑफ r इनटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r, ठीक है। अगर फैक्टोरियल नहीं निकालने आता तब तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो आप सीख लीजिएगा, ठीक है। ये इस फार्मूला से आप सब इसका वैल्यू निकाल लीजिए, इसका 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 और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम आपको यहाँ पर कंसेप्ट समझ आ रहे हैं, कैलकुलेशन आप थोड़ा बहुत खुद से कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है लेट E1 and E2 be the events such that P of E1 and P of E2 दिया हुआ है, ठीक है, दोनों दिए हुआ है। फाइंड, पहला कह रहा है P of E1 union E2 when E1 and E2 are mutually exclusive, ठीक है, ओके। चलिए हम यहाँ पर मेरा E1 है, आपको जनरली फार्मूला क्या पता है, P of E1 यूनियन E2 का बताइए, हमने पहला ही आपको वीडियो जो 29A का बताया था उसमें बता P of E1 प्लस P of E2 माइनस P of E1 इंटरसेक्शन E2, ठीक है। लेकिन यहाँ लिख दिया E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब क्या समझे इससे, E1 एंड E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, E1 एंड E2 मेरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है, क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब हुआ E1 मान लीजिए ये है, तो आपका E2 मेरा ये है, मीन्स आपका जो इंटरसेक्शन पार्ट इसमें नहीं है, ठीक है, मीन्स आपका E1 इंटरसेक्शन E2 कॉमन कोई भी रीजन नहीं है, 5 E1 एंड इंटरसेक्ट E2 मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपका क्या होगा E1 एंड इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा, ये आपका बचेगा क्या P of E1 प्लस P of E2, ये बचेगा। जब आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा ना, मतलब इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं होगा, 0 होगा, ठीक है, अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा देंगे, ठीक, फार्मूला तो वही है, लेकिन ये तो आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो वो मेरा 0 हो गया, ठीक है। इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1 बटा में 3 है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मेरा 3 बटा में 5 है, कैलकुलेशन करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 5 प्लस 9, ये मेरा 14 बटा में 15 आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेंगे, ये सेकंड में कह रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, P of E1 इंटरसेक्शन E2 when E1 and E2 आर इंडिपेंडेंट, जब भी इंडिपेंडेंट रहे तो E1
इंटू पी ऑफ E2, ठीक है। देखिए डिपेंडेंट रहता है तो हम क्या लिखते थे E2 when E1 has ऑलरेडी अकर, लेकिन इंडिपेंडेंट है मतलब इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो आप सीधे लिखिए, सीधा सीधी तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना सिंपल सा 1/3 इंटू 3/5 उड़ा देंगे 1/5, इतना सिंपल हो गया। चलिए ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 7 था ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, if E1 and E2 are the two events such that P of E1 and P of E2 दिया हुआ और यूनियन भी दिया, so that E1 and E2 are independent events। सॉल्यूशन, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट इवेंट शो करना है, मींस आपका इंडिपेंडेंट इवेंट कब होगा बताइए, जब P of E1 इंटू P of E2 हो जाएगा, जब E1 एंड E2 मेरा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मेरा क्या हो जाएगा, P of E1 इंटू P of E2 हो जाएगा। यही आपका इंडिपेंडेंट इवेंट शो करना, ठीक है। देखते हैं आता है कि नहीं, ठीक है। तो हमारा जो दिया हुआ उससे फाइंड शुरू करते हैं आप खेल। P of E यूनियन E2 मेरा जो दिया हुआ है P of E1 प्लस P of E2, फॉर्मूला बताइए, हमने पिछले ही क्वेश्चन में लिखा P of E1 इंटरसेक्शन P of E, ठीक है। अब हमको इसी का वैल्यू चाहिए, इसको हम इधर कर देंगे, तो P of E1 इंटरसेक्शन E2 मेरा क्या आ जाएगा, P of E1 प्लस P of E2 माइनस P of E1, इसको इधर कर लेंगे यूनियन E, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मेरा दिया 1/4, ये E2 मेरा 1/3, ये मेरा -1/2, इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम लीजिए, मेरा 12 आ रहा है, ठीक है। तो 4 3 12, 3 4 12, 6 हो जाएगा, 1/12 आ रहा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन मेरा E2 मेरा क्या आ रहा है, 1/12 आ रहा है, ठीक है। क्या ये इक्वल है, क्या ये जो हमारा ये आया क्या ये इक्वल है P of E1 इंटू P of E2 फाइंड करके देखते हैं, दोनों इक्वल आ जाएगा तो मेरा E1 इंटू इंडिपेंडेंट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मेरा कितना 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मेरा कितना है 1/3, मेरा 1/12, ठीक है। दोनों मेरा क्या हो जाएगा, बराबर हो गया, इसका मतलब हेंस E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे। इफ E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट P of E1 मेरा दिया और P of E2, फाइंड P of E1 इंटरसेक्शन E2, ठीक है। तो इसका हम डायरेक्ट P of क्या लिखेंगे, दोनों में एक ही दे दिए, नीचे भी एक ही, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी से। ये था 9 क्वेश्चन, देख लेते हैं क्वेश्चन सही कि गलत। यहाँ पर यूनियन है, E1 यूनियन है, ठीक है। चलिए ये हम E1 इंटरसेक्शन E2 फाइंड P of E1 इंटू P of E2 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा 0.3 इंटू 0.4, E1 मेरा क्या है 0.3 और ये मेरा 0.4, मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.12 आ जाएगा। चलिए उसका हमारा क्या कर रहा है, हम सेकंड नीचे लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ही हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, ठीक है। फॉर्मूला लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 हो जाएगा। तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है 0.3 है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है 0.4 है, माइनस ये मेरा 0.12 है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करें 0.7 माइनस 0.12 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए जल्दी से, आपका आंसर आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, थर्ड हम लेते हैं, यहाँ पर इंटरसेक्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार इंटरसेक्शन E2 बार, ठीक है। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बार, ठीक है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, अब कोई भी चीज है यहाँ पर समझिएगा,
हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन दिए हुआ है 0.3। अब हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बार निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। मेरा कितना जाएगा 1 माइनस 0.3 में 0.1 में से चीज घटा देना है वही, तो मेरा उसका इवन बार आ जाएगा। कोई भी है तो उसका नॉट गेटिंग करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इवेंट इवन। ठीक है, इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन करना है तो मेरा आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग E2 फाइंड करेंगे। E2 दिए हुआ 0.4 होने का दिए हुआ है, इसका नहीं होने का क्या हो जाएगा 1 में से घटा देंगे, 1 माइनस 0.4 हो जाएगा, मींस मेरा 0.6। इसी को मल्टीप्लाई कर देना 0.7 इंटू 0.6 हमें 42 हो जाएगा, 0.42 हो जाएगा। ठीक है, उसका एक और क्वेश्चन यहाँ बच गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार इंटरसेक्शन E2, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ठीक है, दोनों हम कैलकुलेट कर चुके हैं, एक तो मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है E1 बार कितना है 0.7, E2 मेरा दिए हुआ है 0.4, मेरा 0.2 आ जाएगा। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का कर रहा है लेट ए एंड बी विद इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिए हुआ है मेरा 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिए हुआ है मेरा 7/12। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए मींस ए बार यूनियन बी बार, नॉट बी मींस बी बार इक्वल टू 1/4 दिए हुआ। ठीक है, क्या कर रहा है स्टेट वेदर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब यहाँ पर समझिएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका हम क्या बताए थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरा 0 होना चाहिए। ठीक है, इसका हम क्या बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट कब होगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आना चाहिए। यही दोनों बात पहले हम लेके चलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा कि नहीं। ठीक है, हमको जो दिया हुआ है उससे बढ़ेंगे, जैसे हमको दिए हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार। ठीक है, अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो हमने आपको बता डी मॉर्गन्स लॉ आपको जब आता होगा बता रहे हैं आपको, जैसे ए इंटरसेक्शन बी का होल बार है, इसको अलग अलग करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा ए बार यूनियन, ये इंटरसेक्शन चेंज हो जाता है अलग अलग करने पर, बार ए इंटरसेक्शन है यूनियन में चेंज हो जाएगा, और बी ए बार यूनियन बी बार में हो जाएगा कन्वर्ट। ठीक है, अलग अलग करेंगे तो मेरा यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन, यूनियन आएगा तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हमारा ये दिया हुआ है, हमको ये इसमें ले लेते हैं, इसको P ऑफ A इंटरसेक्शन B बार लिख देंगे। ठीक है, ये चीज समझ में। अब हमको कोई भी हमको ये बताया पिछले ही क्वेश्चन में P ऑफ A बार क्या होता है 1 माइनस P ऑफ A होता है, तो हमारा 1 माइनस P ऑफ A मींस यहाँ पर A इंटरसेक्शन B है। ठीक है, मेरा अब कहते हैं मुझे P ऑफ A इंटरसेक्शन B चाहिए, इसको इधर करेंगे तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B मेरा क्या हो जाएगा 1 माइनस P ऑफ A बार यूनियन B बार हो जाएगा। अब कैलकुलेट कर लेते हैं 1 माइनस P ऑफ A बार यूनियन B बार मेरा दिया हुआ है 1/4 है, मेरा आ गया 3/4। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए मेरा क्या आया P ऑफ A इंटरसेक्शन B 0 आया, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू मेरा कितना है 3/4, जो मेरा नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब A एंड B आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। समझ में आया, ए एंड बी मेरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम क्या शो करना है कि क्या मेरा P ऑफ A इंटरसेक्शन B मेरा P A इंटू पी बी है, हम P ऑफ A इंटरसेक्शन यहाँ पे लिखने रहे हैं, चलिए इसको हम P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंडिपेंडेंट शो कर, हम सेकेंड यहाँ ले रहे हैं P ऑफ A इंटू P ऑफ B, देखते हैं क्या है। P ऑफ A मेरा दिया 1/2, A मेरा 7/12, मान लिया कि इंडिपेंडेंट है। ये क्या देख रहे हैं 7 बटा में कितना 12 दूनी 24,
देखिए हमारा P ऑफ A इंटरसेक्शन भी इस क्वेश्चन के हिसाब से 3/4 आया है, ये मेरा 7/2 नहीं इक्वल है दोनों, तो मेरा क्या हो जाएगा A एंड B आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएगा। ठीक है, आपका इंडिपेंडेंट में क्या होता है PA इंटू PB होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर PA इंटू PB किए तो मेरा 3/4 नहीं है, तो मेरा क्या हो गया A एंड B आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और A इंटरसेक्शन B भी मेरा 0 नहीं आया है, तो मेरा ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा ना मेरा इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, हो सकता है डिपेंडेंट हो। ठीक है, वो तो हम उसको करने के लिए नहीं कहा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। दिए हुआ है मेरा कमल एंड विमल appeared for an interview for 2 vacancies। 2 वैकेंसी है, उसके लिए हमारा कमल एंड विमल जा रहा है इंटरव्यू देने के लिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमल सिलेक्शन इज 1/3 एंड दैट ऑफ विमल सिलेक्शन इज 1/5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। ठीक है, 2 वैकेंसी है आपका, 2 आदमी जा रहा है। ठीक है, कमल सिलेक्शन का आपका क्या है प्रोबेबिलिटी देख लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ कमल्स हम क्या लिख दिए कमल सिलेक्शन, कमल्स सिलेक्शन। ठीक है, मेरा जो दिए हुआ है 1/3 एंड आपका भी प्रोबेबिलिटी ऑफ विमल्स सिलेक्शन को हम मेरा दिए हुआ है 1/5 है ना, 1/5 देख लेते हैं बुक में 1/5। ठीक है, हमको पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। ओनली वन ऑफ देम मतलब सिलेक्टेड मतलब क्या हुआ समझे आप, मतलब एक कमल का होगा तो विमल का नहीं होगा, विमल का होगा तो कमल का नहीं होगा, मतलब एक ही आपका उसमें सिलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो आपको क्या लिखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन ऑफ देम सिलेक्टेड। ठीक है, क्या होगा बताइए, एक तो होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कमल सिलेक्शन, कमल सिलेक्ट हो गया एंड विमल नॉट सिलेक्ट हो गया। एक तो ये कंडीशन हो सकता है नॉट सिलेक्ट हो गया। ठीक है, प्लस उसके बाद देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कमल सिलेक्ट हो चुका है पहला बार में, विमल नॉट सिलेक्ट। दूसरा बार में हम क्या किए कि विमल को सिलेक्ट कर लिए, 2 ही कंडीशन हो सकता है एंड कमल नॉट सिलेक्ट। ठीक है, ये समझ में आया कि हमको क्या कर रहा है, ये समझिए ओनली वन ऑफ देम विल सिलेक्ट, मतलब एक ही होना चाहिए। तो हम क्या किए कमल को पहले सिलेक्शन दे दिए, विमल को नहीं दिए। ठीक है, दोबारा में हम दूसरा केस लेंगे कि विमल को हो जाएगा नहीं कमल को नहीं होगा। ठीक है, 2 ही केस बन सकता है इसमें। ठीक है, अब इसको हम फाइंड करेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कमल सिलेक्शन एंड है कमल सिलेक्शन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ विमल नॉट सिलेक्टेड। ठीक है, प्लस यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ विमल सिलेक्टेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कमल नॉट सिलेक्टेड। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कमल सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ विमल नॉट सिलेक्टेड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विमल नॉट सिलेक्टेड हम कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ विमल नॉट सिलेक्टेड मेरा क्या हो जाएगा 1 - 1 बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ विमल सिलेक्टेड 1 - 1/5 मींस मेरा 4/5 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा 4/5 हो गया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ विमल सिलेक्टेड का 1/5 है इनटू कमल नॉट सिलेक्टेड, तो हम यहां से निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कमल नॉट सिलेक्टेड। ठीक है, मेरा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कमल सिलेक्टेड 1/3 मींस 2/3 आ जाएगा, 2/3 इसको लिख देंगे। ठीक है, तो मेरा क्या आ गया कैलकुलेट करें, नीचे मेरा 3 × 5 15 है, नीचे भी 15, तो कॉमन ले लेंगे, ऊपर मेरा 6 बच जाएगा, तो मेरा इसको काट कूट कीजिएगा 3 दूना 6 3 5 15 2/5 आ जाएगा। ओनली वन ऑफ देम सिलेक्टेड, ओनली वन ऑफ मतलब रहेगा, तो आप क्या लिखिएगा
मतलब एक का होगा तो दूसरे का नहीं होगा, दूसरा का हुआ तो पहला का नहीं होगा, ठीक, ओनली वन का यही मतलब। बात समझ में आया? चलिए आओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका ये है 12, ठीक है। अरुण एंड वेद अपीयर फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज, ठीक है। सेम उस तरह क्वेश्चन है, अरुण सिलेक्शन इज 1/4, ठीक है, एंड दैट ऑफ वेद्स रिजेक्शन इज 2/3, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन हम इसका लिखते हैं। पिछले में हम यहाँ पर लिखने में बहुत सारा ये हो गया था, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। हम मान लिए लेट A इक्वल टू अरुण सिलेक्शन, ठीक है, अरुण सिलेक्शन, इसको हम लिखने से बचने के लिए हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। अरुण सिलेक्शन, B मेरा हो गया वेट्स एक ही टाइप का मानते हैं, वेट्स रिजेक्शन है, ठीक है। चलिए वेट्स रिजेक्शन मान लिए, ठीक है। अब बात समझिएगा, ठीक है। अब हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गया, मतलब आपका अरुण के सिलेक्ट होने का क्या होगा प्रोबेबिलिटी, जो दिया हुआ है 1/4, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ अरुण रिजेक्शन मींस ए बार सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब ए बार रिजेक्शन होगा, तो 1 माइनस पी ए मींस 1 - 1/4, ठीक है। तो मेरा 3/4 हो गया, ठीक है। हमने अरुण का दोनों चीज निकाल लिया, सिलेक्शन का भी और रिजेक्शन का भी। सिलेक्शन का दिया हुआ था, अब रिजेक्शन का निकाल लिए, ठीक है। उसी तरह वेद का हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मेरा क्या दिया हुआ है, वेद रिजेक्शन का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 2/3 दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये मेरा रिजेक्शन का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रिजेक्शन का हम इसको क्या करते हैं, बी बार ले लेते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई रहेगा एकदम। हमारा रिजेक्शन का मतलब रिजेक्शन को हम निगेटिव के रोल में ही यहाँ पर शो करते हैं, बी बार ही ले लिए, ठीक है, जो आपका सेम रहेगा दोनों में, ये रिजेक्शन इसको भी शो किया इसको भी। तो हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ वेयर सिलेक्शन का हम क्या करेंगे, 1 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन 2/3, मेरा हो जाएगा 1/3। ये मेरा सिलेक्शन का आ गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हमने दोनों का सिलेक्शन और रिजेक्शन का यहाँ पर फाइंड कर लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन में आगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम विल बी सिलेक्ट। क्या कह दिया क्वेश्चन, एट लीस्ट वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, मतलब हमारा कम से कम एक सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो हम मान इसको एट लीस्ट वन ऑफ देम सिलेक्टेड मतलब क्या हुआ, लीस्ट वन ऑफ सिलेक्टेड, ठीक है। एट लीस्ट का मतलब हुआ कम से कम एक होना चाहिए, 2 हो जाए कोई बात नहीं है, अरुण और वेद का सिलेक्शन दोनों का भी हो सकता है। इसमें कहने का मतलब यह है एक का हो और एक से ज्यादा भी, एटलीस्ट का मतलब क्या, कम से कम एक होना चाहिए, ठीक है। चलिए एटलीस्ट बड़ा हो गया, मेरा क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर अरुण को हम सिलेक्ट कर लिए और वेद को रिजेक्ट किए, पहला तो ये चीज हो जाएगा, वेद को रिजेक्ट कर दिए, ठीक है। उसके बाद हम वेद को हम क्या करें, सिलेक्ट कर लिया और अरुण को रिजेक्ट कर दिए, ठीक है। ए बार का मतलब क्या हुआ, रिजेक्ट ऑफ अरुण, ठीक है, समझ आए। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम दोनों को सिलेक्ट कर लिए, अरुण को भी इसमें लगाने का, दोनों को सिलेक्शन है, तो दोनों को हम ए एंड बी को दोनों को हम जॉब देते हैं, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एक को हम कम से कम एक हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। ए को दे दिया है, इसमें भी एक है मेरा सिलेक्शन मेरा, इसमें 2 है, कम से कम एक तो है ही, 2 हो सकता है, ठीक है। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा हो सकता है, ठीक है। चलिए तो इसको फाइंड कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको ए एंड बी है, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कैलकुलेशन तो बहुत इजी होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरा सिलेक्शन का कितना है अरुण के 1/4, रिजेक्शन का वेद के 2/3 प्लस बी मेरा कितना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3, सिलेक्शन का ये मेरा ए बार मेरा 3/4 कैलकुलेशन है, बस ये मेरा ए 1/4 इंटू बी का मेरा सिलेक्शन का मेरा 1/3, ठीक है, ये वाला लिखा मैंने।
अब देखिए क्या हो जाएगा, नीचे 12 कॉमन है तब ले लेंगे 2 3 5 6 बटा में 12 मीन्स मेरा 1 बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, काटेंगे तो कैलकुलेशन इजी होता है, बस आपको दिमाग लगाना। यहाँ पर बस क्वेश्चन को समझने में इतना टाइम लगेगा, सॉल्व करने में तो आपको सेकंडों में हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट का क्वेश्चन सब रहता है। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। फिर से आपका इंटरव्यू वाला है। ठीक, ए एंड बी appear for an interview for 2 vacancy in the same post. The probability of A selection is 1/6 and the B selection is 1/4. Find the probability that both of them are selected. ठीक है, चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। probability of A selection मेरा दिया हुआ है 1/6, probability of B selection दिया हुआ है 1/4। ठीक है, हम फाइंड कर लेते हैं probability of A not selected means A बार मेरा 1 - 1/6 क्या हो जाएगा, A हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। उसी तरह probability of B बार हम फाइंड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, probability of B क्या है, B सिलेक्शन का है, नॉट सिलेक्टेड मेरा 1 - 1/4 मींस मेरा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, हमने ये सब चीज फाइंड कर। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। मेरा कह रहा है बोथ ऑफ देम आर, बोलिए बोथ ऑफ देम आर सिलेक्टेड, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, बोथ ऑफ देम आर सिलेक्टेड मतलब आपका ए बी सिलेक्टेड हो गया, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी पूछ रहा है। बोथ सिलेक्टेड और ए बी सिलेक्टेड बी भी सिलेक्टेड, इसको कैसे लिखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख दिया। क्यों, आपका देखिए यहाँ पर 2 वैकेंसी है, 2 आदमी है। ठीक है, यदि एक वैकेंसी रहता तो आपका ये हो जाता डिपेंडेंट इवेंट हो जाता। ठीक है, यहाँ 2 वैकेंसी है, इसका मतलब दोनों के लिए जगह खाली है, तो आप क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट इवेंट में कवर करते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट ये एक रहता तो डिपेंडेंट कैसे होता है बता रहे हैं आपको। यदि एक होता तो पहले वाला को मिल गया जॉब, तो दूसरा वाला कहां से मिलेगा, एक ही वैकेंसी था, इसीलिए वो डिपेंडेंट इवेंट में चला जाता है। ठीक है, यहाँ 2 वैकेंसी है तो ये मेरा इंडिपेंडेंट में। ठीक, थोड़ा बहुत आपको थोड़ा समझना पड़ेगा क्वेश्चंस में क्या कर रहा है। 1/6 इंटू 1/4 मेरा 1/24। चलिए ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया मेरा क्वेश्चन। ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, क्या कह रहा है, ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ओनली वन मतलब एक ही का, दोनों है, ए है और बी है, एक ही का सिलेक्शन होगा, ए का होगा। 2 केस बनेगा यहाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन कर रहा है ना, ओनली और प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन ऑफ सिलेक्टेड, ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। ठीक है, इसका क्या होगा, एक तो हुआ कि ए होगा एंड बी नहीं होगा सिलेक्शन। ठीक है, प्लस बी का हो गया, ए का नहीं होगा, ओनली वन मतलब यही हुआ। ठीक है, चलिए तो हमारा क्या हो गया बताइए, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। ओनली में समझिए कि आपका एक का ही होगा। ठीक है, ए का हुआ तो बी का नहीं होगा, बी का होगा ए का नहीं होगा। ठीक, वही लिखा, ए का हो गया बी का नहीं होगा, बी का हुआ तो ए का नहीं हुआ। ठीक, इसी को आप इसको, जो आपको कुछ नहीं करना, सब हमने कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी। तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिलेक्शन में 1/6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रिजेक्शन मेरा 3/4 है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मेरा 1/4 है इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार मेरा 5/6 है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 8/24 मींस 1/3 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर मेरा क्या आ गया बताइए, पहला मेरा 1/24 आया था, इसका थोड़ा छोटा लिख रहे हैं 1/3 आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 1/3 आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, नन इज सिलेक्टेड मतलब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन जो बोल रहा है, इसको मिटा देते हैं, जगह कम है। चलिए मिटाते हैं पहले, उसके बाद हम थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक हम यहाँ पे मिलाते हैं। चलिए अब हमें यहाँ पर फोर्थ आपका क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर अब हम, चलिए अब हम यहाँ कह रहा है थर्ड में नन इज सिलेक्टेड। ठीक है,
थर्ड में आया कि दोनों हमारा रिजेक्ट हो गए, ए और बी, नॉट पी ऑफ नॉन इज सिलेक्टेड। तो मेरा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, मतलब ए भी सिलेक्ट नहीं हुआ एंड बी भी सिलेक्ट नहीं हुआ। इसको कैसे लिखिएगा, पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ बी बार। कैलकुलेट करेंगे, पी ऑफ ए बार मेरा 5/6 है, ये मेरा हो गया पी ऑफ बी बार मेरा 20 रिजेक्शन का 3/4 है। कैलकुलेट कर 3 दूना 6, मेरा 5/8 आ जाएगा। नॉन सिलेक्टेड मेरा क्या हो गया, 5/8 हो गया। ठीक है, अब हम आपको जो बताने वाले हैं चौथा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कह रहा है कि एट लीस्ट वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। क्या कह दिया, एट लीस्ट वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड मीन्स पी ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। ठीक है, अब हम कैसे, एटलीस्ट मतलब एक का आपका सिलेक्शन होना चाहिए, हम इसको लिखेंगे यहाँ पर, देखिए एक का कम से कम होना चाहिए। ठीक है, पी ऑफ ए का सिलेक्शन होगा, बी का नहीं हुआ, प्लस बी का हो गया एंड ए का नहीं हुआ, प्लस अब देखिए एक का कम से कम होना चाहिए, मतलब 2 भी हो सकता है, ए का भी हो गया बी का भी हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड और एटलीस्ट वन ऑफ देम सिलेक्टेड में एक ही फर्क है। एग्जैक्टली वन मतलब आपका यहीं तक रहेगा, एग्जैक्टली वन ही तक, मतलब इसमें भी एक सिलेक्शन इसमें भी एक सिलेक्शन, लेकिन एटलीस्ट में हमारा एक एक्स्ट्रा चीज आ जाता है, ए और बी को भी हम ले लेते हैं, क्योंकि हमारा एटलीस्ट वन, इसमें एक से ज्यादा, एटलीस्ट मतलब एक से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, कम नहीं होगा। ठीक है, एग्जैक्टली में मेरा यही इतना ही रहता है, लेकिन आपका जब एटलीस्ट होता है तो एक चीज बढ़ जाता है। ठीक है, ए एंड बी वाला। ठीक, ये चीज आपको समझना था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको लिखेंगे पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बार प्लस पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए बार प्लस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। ठीक है, इसको कैलकुलेट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 1/6 पी ऑफ बी बार रिजेक्शन का क्या होगा 3/4 प्लस पी ऑफ बी मेरा हो गया 1/4, ए बार मेरा 5/6 हो गया, प्लस ये तो अब दोनों का सिलेक्शन का 1/6 इंटू 1/4। अब कैलकुलेट करेंगे तो नीचे मेरा तो 24 आएगा, ऊपर मेरा हो जाएगा 5 3 8 1 9/24। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करेंगे 3/8 आ जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट वाला ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर आ गया 3/8। एक चीज और आपको बहुत ही अच्छा समझाने वाले हैं, यहाँ एक कंसेप्ट देने वाले हैं, उसको आप ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। यहां पर थोड़ा सा समझिए, आप एक चीज समझिए, पी ऑफ, यहां पर समझिएगा, पी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इज सिलेक्टेड। ठीक है, नन ऑफ देम आएगा, एटलीस्ट वन ऑफ देम आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो अब हमने ऐसी भी क्वेश्चन में देखिए, नॉन इज सिलेक्टेड हम फाइंड कर चुके हैं, हमको एटलीस्ट वाला फाइंड करना है। पी ऑफ एटलीस्ट क्या हो जाएगा, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। ठीक है, ये हम समझा रहे हैं, 1 माइनस नॉन इज सिलेक्टेड, नॉन इज सिलेक्टेड कितना आता है 5/8, तो मेरा 3/8 तो ऑलरेडी आ जाता है डायरेक्ट। ये आपको ध्यान में रखना, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट है। ठीक है, कहीं मिलेगा नहीं, आप ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब मेरा कह दिया, given the probability that A can solve a problem is 2/3। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरा दे दिया 2/3, मीन्स हमने मान लिया ए इवेंट सोल्व प्रॉब्लम कर रहा है उसका है। ठीक है, अब बी कैन सोल्व द प्रॉब्लम इज, इसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, हम इसको अब देख, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी है, देख लेते हैं यहाँ पर। तो 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ बताते हैं, यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैन सोल्व दी, ये है मेरा 3/5, इसको हम लिखते हैं यहाँ 3/5।
बी मेरा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है उसका प्रोबेबिलिटी है मेरा 3/5। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब हम ये मेरा सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी, सॉल्व करने का, ए और सॉल्व करने का। ठीक है, अब हम ए बार निकाल लेते हैं, मतलब ए से सॉल्व नहीं होगा, 1 - 2/3 नॉट सॉल्व। ठीक, प्रोबेबिलिटी अब क्वेश्चन में नहीं आ रहा, पहले हम जो जनरल जरूरी होता है क्वेश्चन में वो हम फाइंड कर ले रहे हैं। इसको कैलकुलेट करें, 3 - 2 1/3 आ जाएगा, 5 - 2 2/5 नॉट सॉल्व बाय बी। ठीक है, आएंगे क्वेश्चन में, जरूर आएंगे। अब हम फाइंड करेंगे। ठीक है, देखिए कितना हम आसान से, आप पिछला जो क्वेश्चन बताए उससे आप बढ़िएगा, तुरंत सॉल्व कर दीजिएगा। देखिए प्रोबेबिलिटी दैट, ये हो गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। हमने आपको यहाँ पर बताया, थोड़ा देर पहले आपको बताया, यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में सॉल्यूशन लिखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी सॉल्व द प्रॉब्लम, एटलीस्ट वाला आ गया, प्लस पी ऑफ नॉन ऑफ ए एंड बी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, एटलीस्ट और नॉन का इक्वल टू क्या होगा, 1 आएगा। हमने देखिए यहाँ पर बताया है आपको, देखिए। ठीक है, तो हमारा नॉन वाला तो बहुत इजी से सॉल्व हो जाता है, तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर नॉन वाला सॉल्व कर लेंगे, मतलब हम पी ऑफ नॉन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, नॉन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम। क्वेश्चन के हिसाब से क्या प्रॉब्लम का बात हो रहा है, यहाँ प्रॉब्लम, उसमें सिलेक्शन का बात हो रहा है, तो सिलेक्शन। नॉन ऑफ देम सिलेक्टेड मींस पी ऑफ ए से भी सॉल्व नहीं हुआ एंड बी से भी सॉल्व नहीं हुआ, तो पी ऑफ ए बार इनटू पी ऑफ बी बार कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा 1/3 इंटू 2/5 आएगा, मेरा 2/15 आ गया। ठीक है, इसका आंसर जो होगा, थोड़ा सा कलम से करते हैं यहाँ पर, ये हो गया 2/15 हो गया। ठीक है, बात समझ में। अब हमको क्या फाइंड कर लेना है, एटलीस्ट वन। हमने आपको फॉर्मूला दिया है, यदि नॉन ऑफ देम वाला फाइंड कर लिए, नॉन ऑफ देम वाला बहुत इजी होता है कैलकुलेट करना, नॉन ऑफ देम वाला फाइंड कर लिए तो एटलीस्ट वन वाला क्या हो जाएगा, पी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी विल सॉल्व द प्रॉब्लम, क्या हो जाएगा, 1 - P प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, ये थ्योरी आप खुद से लिख लीजिएगा। 1 - नॉन ऑफ द प्रोबेबिलिटी, इसका हम फाइंड करें 2/15, 15 - 2 गया 13/15, यही आपका आंसर, इसका हो जाएगा 13/15। ठीक है, ऐसे हम इसको बनाते हैं। ठीक है, यदि आप इसको ऐसे बनाना चाहेंगे तो ऐसे बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नहीं तो आप जनरल मेथड से बनाना चाहेंगे एटलीस्ट वन ऑफ वाला, तो आप क्या कीजिएगा, ए से बन गया बी से नहीं बना, ये वाला फाइंड कर लीजिएगा, प्लस बी से बन गया ए से नहीं बना, एटलीस्ट चाहे दोनों से बन गया, तो आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका ये वाला फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन आपका सिंपल तरीका है, इसे आसानी से बन जाएगा, मतलब इसे कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, आंसर तो आपका यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे आसानी पड़ेगा। ठीक, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चले आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब सॉल्व इसको करते हैं। ए प्रॉब्लम इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स, ठीक है, whose chances of solving it are 1/4, 1/5 and 1/6। ठीक है, find the probability that the problem is सॉल्व। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने मान लिए 3 स्टूडेंट्स है, मेरा ए है, बी है, सी है। ठीक है, तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से बनने का मेरा कितना हो गया, 1/4 दिए हुआ है। ठीक है, बी से बनने का मेरा दिए हुआ है मेरा 1/5, पर सी से दिए हुआ है मेरा 1/6। ठीक है, नहीं बनने का हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार,
1 माइनस 1 बटा में 4 मीन्स 3/4 हो जाएगा। उसी तरह बी के बारे निकाले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार 1 माइनस 1/5 मेरा 5, ये हो जाएगा 4 बटा में 5, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार में सी से क्वेश्चन नहीं बनेगा 1 माइनस 1 बटा में 6 मेरा हो जाएगा 5/6। तो क्वेश्चन चेक कर लीजिए जल्दी से, उसका आगे बढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया, मींस प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब हुआ कि एटलीस्ट वन ऑफ द स्टूडेंट्स विल सॉल्व द प्रॉब्लम, कम से कम एक आदमी तो सॉल्व करेगा ही, तभी तो वो कहना है कि प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हुआ। ठीक है, तो प्रॉब्लम इज सॉल्व का मतलब क्या हुआ, प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इज सॉल्व का मतलब हुआ ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द स्टूडेंट्स मींस ए बी और सी फ्रॉम द स्टूडेंट विल सॉल्व द प्रॉब्लम, विल सॉल्व द प्रॉब्लम। आप स्टेटमेंट खुद से लिख सकते हैं, चलिए ठीक है। हमने आपको थोड़ा देर पहले बताया एट प्रॉब्लम सॉल्व ये किसके बराबर होगा, एटलीस्ट कोई ना कोई तो सॉल्व किया होगा। ठीक है, एटलीस्ट वाला के बराबर होता है, हम एटलीस्ट वाला को सिंपल सा कैसे बनाते हैं, 1 माइनस प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व बाय एनी वन ऑफ द स्टूडेंट्स, इट मींस प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ द स्टूडेंट सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, एटलीस्ट वाला को हम कैसे नन वाला में सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसे आसानी से आपका नन ऑफ द स्टूडेंट विल सॉल्व द, ऐसे नहीं बनाइएगा तो आपको क्या हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, बताते हैं कैसे टाइम लगेगा। इसको नन ऑफ द सॉल्व मींस आपका ए से भी नहीं बना, बी से भी नहीं बना, सी से भी नहीं बना, 1 माइनस, अब इसको पी ऑफ ए बार इंटू ए पी ऑफ बी बार इंटू पी ऑफ सी बार हो जाएगा। तो 1 माइनस पी ऑफ ए बार 3/4 इंटू बी बार 4 बटा में 5 और सी बार 5 बटा में 6, इससे इसको उड़ाइए, इसको इससे उड़ाइए, ये 3 बटा में 6 तो हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा में 2 मीन्स 1 बटा में 2। बात समझ में आ रहा है, ये मेरा हाफ आ गया। ठीक है, यदि आप ऐसे नहीं बनाइएगा तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में ये वाला, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो आपको यहाँ पर कैसे कैसे फाइंड करना है बता रहे हैं आपको। पहले तो आपको एक एक करके बनाना पड़ेगा कि ए से फाइंड हो गया, बी और सी से नहीं हुआ, उसके बाद बी से हो गया और ए और सी से नहीं हुआ। ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा इसे, सी से हो गया, ए और सी से नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद आपको दो दो करके पेयर लेना पड़ेगा। ठीक है, दो आदमी से होगा, मतलब ए बी से हुआ, सी से नहीं हुआ, उसके बाद आपका क्या करना पड़ेगा, ए बी से हो गया, आपका ए और सी बार से होगा, आपका ए और सी से हो गया, बी से नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे करके बहुत लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन, ऐसे आप बनाइएगा, आंसर तो आ जाएगा लेकिन आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ए बी से हो गया, ए सी से हो गया, ठीक है, बी और सी हो गया, आपका बी और सी से हो गया, ए से नहीं हुआ, प्लस आपका दो दो एक का एक करके हम ले लिया, दो दो करके ले लिए, उसका हम तीनों से सॉल्व हो गए। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप मेथड नहीं ट्राई कीजिएगा। ठीक है, इससे आप बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, आंसर तो आ जाएगा लेकिन आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये सिंपल सा आपका कंसेप्ट सिंपल सा यही है, इसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। ठीक है, अब हम 16 लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए बी सी सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, थोड़ा सा आपको रीजनिंग लगाना पड़ेगा, दिमाग का इस्तेमाल यहाँ पर करना पड़ेगा। क्वेश्चन में यहाँ पर और सब में होते हैं, एक्सरसाइज में क्या होता है, आपको सॉल्व ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सॉल्व कम करना है लेकिन दिमाग ज्यादा लगाना है। ठीक है, इसमें यहाँ पर यही चीज है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी सॉल्विंग ए प्रॉब्लम आर, ठीक है, तो लिखिए ए से सॉल्व होने का मेरा प्रोबेबिलिटी दिया 1 बटा में 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से सॉल्व होने का दिया 1 बटा में 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी से सॉल्व होने का दिया हुआ है 1 बटा में 6। ये सिंपल सा चीज हो गया। इफ आगे बढ़ते हैं, इफ ऑल द थ्री ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम साइमल्टेनियसली, तीनों आपका ट्राई कर रहा है साथ में बैठकर, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ देम,
मीन्स आपका एग्जैक्टली एक आदमी सॉल्व करे, ठीक है। मीन्स ए करेगा तो बी और सी से नहीं होना चाहिए, बी किया तो आपका ए और सी से नहीं होना चाहिए, सी किया तो ए और बी से नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली वन और एटलीस्ट वन में बहुत फर्क होता है। एग्जैक्टली वन मतलब एक ही करेगा, लेकिन एटलीस्ट वन में क्या होता है कि आपका एक से एक तो करना ही चाहिए और एक से ज्यादा दो भी कर सकता है और तीन भी कर सकता है, ठीक है। यही फर्क है एग्जैक्टली वन और एटलीस्ट वन में। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे फर्स्ट कैलकुलेट कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार मींस 1 माइनस 1/3, ये तो आपका समझ में आएगा 2/3 हो जाएगा। उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार मेरा 1 माइनस 1/4 मींस यहाँ पर 3/4 हो जाएगा। उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार मेरा हो जाएगा 1 माइनस 1/6 मींस मेरा 5/6 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ अब यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ them will solve it। चलिए एग्जैक्टली वन का मतलब बताया आपको, एक कम से कम एक आपका क्या होना चाहिए, कम से कम नहीं एक ही आपका सॉल्व होना चाहिए, एटलीस्ट पर कम से कम वन होता है, ठीक है। एक मेरा ए से सॉल्व हो गया और बी और सी से नहीं हुआ, ठीक है। उसका आगे बढ़ते हैं, ए से नहीं हुआ बी से हो गया, सॉरी बी से हो गया और सी से नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, पी ऑफ ए से हो चुका है, बी से भी हो चुका है, अब मेरा ए से नहीं हुआ, सी से बी से नहीं हुआ एंड सी से हो गया, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा कम है, सी से हो गया, ठीक है। ए से इसमें हो गया, बी से हो गया, सी से हो गया, यही तीनों केस बनेगा, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, इसको लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार नहीं होने का, सी से भी नहीं हुआ, इसका भी ले लेंगे, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करेंगे इसका। चलिए सबको लिख लीजिए जल्दी से, सारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, क्योंकि आपका हमसे सॉल्व क्वेश्चन हो रहा है तो उससे इंडिपेंडेंट मतलब क्या है, हमारे सॉल्व कोई क्वेश्चन हो रहा है तो दूसरा आदमी का सॉल्व हो या ना हो, मतलब मेरे सॉल्व होने से दूसरे को फर्क तो नहीं पड़ रहा है ना, इसीलिए मेरा क्या हो जाएगा, ये सब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएगा। चलिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरा जो दिया हुआ 1/3 प्लस मल्टीप्लाई कर लेना है, बी बार मेरा हमने फाइंड किया 3/4, सी बार मेरा यहाँ पर नहीं होने का 5/6, ठीक है। थोड़ा सा आप लिखेंगे, कैलकुलेशन करना है। चलिए इसको थोड़ा सा हम कलर चेंज करते हैं, ये लिख लेते हैं। आप यहाँ पर आते हैं, ये बार मेरा 2/3, बी मेरा दिए हुआ 1/4 होने का, बी से सॉल्व हो चुका है, इसमें मेरा सी से नहीं हुआ था 5/6 प्लस में ए से नहीं होने का 2/3 है, यहाँ पर हमने लिखा है। चलिए बी से नहीं होने का 3/4 है इंटू सी से होने का 1/6 है। चलिए बात समझ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नीचे कितना 4 3 12, 12 6 4 3 12 और ये 12 6 72 हो गया, ठीक है। मेरा नीचे 72 आ जाएगा, उसका ऊपर 5 3 15 जोड़ लेते हैं और प्लस 10 प्लस 3 दूना 6, ठीक है। तो मेरा आ गया 15 10 25 6 31 बटा में 72, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। अब हम चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। चलते हैं, थोड़ा पानी पिएंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, ए कैन हिट ए टारगेट 4 टाइम्स इन 5 शॉट, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको हम प्रोबेबिलिटी में लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से मेरा हिट हो गया टारगेट मींस 4, 5 में से 4 बार हुआ तो 4/5 इसका हो जाएगा, ठीक है। कितना बार टारगेट हुआ, मतलब 4 बार हुआ, कितना में से 5 में 4/5 हो गया इसका प्रोबेबिलिटी। बी का लिख लेते हैं यहाँ से, कितना में कितना हुआ बताइए जल्दी से, 3/4 हो गया, 4 में 3 बार हुआ। सी से भी लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे 2/3, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ए से नहीं टारगेट हुआ, इसका प्रोबेबिलिटी 1/5 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, ठीक है। हमने 1/5 लीजिए, कैसा है ये आपको थोड़ा सा लिख देते, 1 माइनस लगने का, ये नहीं लगने का, 1 माइनस लगने का निकाले मींस 4/5 मेरा हो जाएगा 1/5, हमने डायरेक्ट लिखा
बी बार मेरा क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/4 मीन्स यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। ये मेरा सी बार निकालेंगे तो 1 माइनस 2/3 1/3 क्या 1/3 ठीक है। इसको आप सिंपली निकाल भी सकते हैं। हम ए का कंटिन्यू लिए 4 टाइम्स में 5 बार लग रहा है मीन्स हमने लगने का शॉट लगने का वही टारगेट को हिट करने का 4/5 नहीं टारगेट कितना बार कर रहा है बताइए 4 में से 5 बार क्या किया 5 को शॉट है हमको 5 को मौका मिले 4 बार हमने हिट कर दी नहीं किया कितना बार एक बार नहीं किया तो हमारा नहीं करने का 1/5 सिंपल सा कंसेप्ट है ये चीज आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेसिक्स तो हो गया अब हम क्वेश्चन की तरफ फर्स्ट लेते हैं ए बी एंड सी ऑल हिट द टारगेट। चलिए तीनों आपका क्या कर दी ए बी एंड सी हिट द टारगेट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है क्या हो जाएगा ए से भी हिट हो गया बी से भी हिट हो गया सी से भी हिट हो गया। चलिए तो मेरा P ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A हिट करने का B और C ठीक है कैलकुलेट कर लीजिए 4/5 इंटू 3/4 इंटू 2/3 कैलकुलेट कर काटना और छटना है इसको इससे उड़ा दीजिए इसको इससे उड़ा दीजिए मेरा बचेगा 2। ये चीज समझ में है ये मेरा 2/5 आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में ये फर्स्ट वाला इसका मेरा आंसर हो गया 2/5 ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड इसका बी एंड सी हिट एंड ए डज नॉट हिट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बी एंड सी हिट कर दिया एंड ए से नहीं हुआ नॉट हिट तो मेरा क्या हो जाएगा यहां समझिएगा बी एंड सी हिट हो गया एंड ए नॉट हिट मींस ए बार लेंगे नहीं हिट होने का मेरा ए बार ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा इसको बी प्रोबेबिलिटी बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार ठीक है। थोड़ा सा पेन अभी ये खराब हो गया है इसलिए सही से लिख नहीं रहा ठीक है मतलब अच्छा से राइटिंग यहाँ पे नहीं बन पा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेकिन समझ में आना चाहिए आपको 3/4 हो गया इंटू सी का कितना हो गया 2/3 हो गया ए बार मेरा 1/5 हो गया कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या था इसे उड़ा दिए ये मेरा 1/5 दूना 10 आ गया ये मेरा 1/10 ठीक है। दोनों हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए थोड़ा सा नीलम हैज ऑफर्ड फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इन क्लास 12 ठीक है पीसीएम ले लिए नीलम क्लास 12 में ठीक है। शी एस्टिमेट्स दैट हर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग ए ग्रेड ए इन दिस कोर्सेस मतलब ए ग्रेड मिल रहा है फर्स्ट डिवीजन में मिल रहा है इसमें आपका फिजिक्स में कितना है 0.2 है मतलब हम लिखेंगे फिजिक्स में आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट ए रिसीविंग ए ग्रेड इन फिजिक्स क्या हो रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिक्स में मेरा क्या हो जा रहा है ए ग्रेड का फिजिक्स मेरा 0.2 हो रहा है ठीक है और मेरा ए ग्रेड लेने का हमने आपको समझा दिया और केमिस्ट्री में मेरा हो जा रहा है केमिस्ट्री में मेरा 0.3 है चांस ए ग्रेड आने का प्रोबेबिलिटी और मैथ्स में ज्यादा चांस है तो मेरा 0.9 है ठीक है। अब नहीं आने का निकाल लेते हैं फिजिक्स में नहीं आने का मतलब बार लगा दिए मींस 1 माइनस 0.2 मींस 0.8 आ गया ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ केमिस्ट्री में नहीं आने का ए ग्रेड ठीक है 1 माइनस 0.3 मींस 0.7 आ गया। मैथ में नहीं आने का चांस कितना है इसको बार लगाएंगे मतलब नहीं आने का ठीक है 1 माइनस आने का 0.9 मींस 0.1 ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं उसके आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्या होता है क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से हम यहाँ सॉल्व करेंगे। फर्स्ट में मेरा कह रहा है थोड़ा सा सही करते हैं लैपटॉप को। चलिए बोल रहा है ऑल ग्रेड्स ऑल ए ग्रेड चाहिए ठीक है मतलब हमको फिजिक्सों में चाहिए केमिस्ट्रियों में ए ग्रेड चाहिए मैथों में चाहिए मतलब हमको फिजिक्स में भी चाहिए केमिस्ट्री में भी चाहिए एंड मैथ्स में भी चाहिए ए ग्रेड का बात हो रहा है ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे पी ऑफ फिजिक्स
प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिक्स गेटिंग ए ग्रेड इन फिजिक्स हमने लिखा नहीं हो, समझ में आपको आ रहा हो, केमिस्ट्री इनटू मैथ, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, देखिए फिजिक्स में आने का कितना चांस, 0.2 है, केमिस्ट्री में आने का 0.3 है, मैथ में आने का 0.9 है, तो फिर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 9 6 54 होगा, ठीक है। हमारा कितना दशमलव कितना के बाद बढ़ेगा, कितना अंक के बाद, 1 2 3, 1 2 3 नहीं है तो यहाँ पे 0 लगा, ये हो जाएगा आपका ऑल ग्रेड आने का आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो इसी का हम सेकेंड पार्ट लेते हैं, क्या है, प्रोबेबिलिटी नो ए ग्रेड, मतलब एक भी आपका ग्रेड ए नहीं आया, नो ए ग्रेड, ठीक है। तो हमारा केमिस्ट्री में भी नहीं आया, फिजिक्स में भी नहीं आया, किसी में भी नहीं आया, ठीक है। तो मेरा फिजिक्स में भी नहीं आएगा, ठीक है, बार लगा देंगे, इनटू केमिस्ट्री में भी नहीं आएगा, ठीक है, और मैथ में भी नहीं आया, ठीक है। चलिए सब पे बार लग गया, किसी में भी नो एगर मतलब किसी में भी नहीं आया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, पी ऑफ फिजिक्स बार इनटू पी ऑफ केमिस्ट्री बार इनटू पी ऑफ मैथ्स बार, ठीक है। अब तीनों को फिजिक्स बार वाला में कितना है, 0.8 हो गया, इंटू 0.7 हो गया, ये मेरा केमिस्ट्री बार मैथ वाला 0.1 में 8 7 56, ये मेरा 56 हो जाएगा, और 0.0 3 अंक के बाद 0.01 होगा 56, ठीक है। अब हम चलते हैं, अब इसमें थर्ड भी क्वेश्चन पूछा है, एग्जैक्टली 2 ए ग्रेड, ठीक है, 2 हमको ए ग्रेड चाहिए, ठीक है। इसको मिटाते हैं, उसका हम उसको सॉल्व करते हैं, हमको 2 ए ग्रेड चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इसका कितना कंडीशन बन सकता है बताइए जल्दी से, 3 कंडीशन बनेगा, ठीक है, दिखाते हैं आपको, मिटा देते हैं पहले, उसके बाद उसको भी हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है थर्ड में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2A ग्रेड होना चाहिए, ठीक है। हमारा अब इसमें 3 कंडीशन बनेगा, हम लिखेंगे, देखिए पी ऑफ फिजिक्स में मेरा आ गया, केमिस्ट्री में भी आ गया, ठीक है, मैथ में नहीं आया, 2 में तो आ गया ना, कम एग्जैक्टली मेरा मैथ में नहीं आया, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा कैसे, फिजिक्स में आ गया, केमिस्ट्री में नहीं आया, मैथ में आ गया, ठीक है। लिखने का तरीका है आपका कि आप एक एक पर, मैथ में हम लगा दिए, तो आप केमिस्ट्री पर लगा दें, फिजिक्स में लगा देंगे, ठीक है। फिजिक्स में नहीं आया और केमिस्ट्री मैथ में आ गया, तीनों का आपका हो गया क्लियर, यही आपका 3 ही कॉम्बिनेशन बन पाएगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया, हमने पहला मैथ में नहीं आया, केमिस्ट्री में नहीं आया सेकंड में, और फिर तीसरा में फिजिक्स। अब लिखने का भी तरीका बता दिया आपको। आप देखिए इसको कैसे, अब इसको हम क्या कर लेना है, इसको अब हमको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, यहाँ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिक्स इनटू केमिस्ट्री में आ गया, मैथ में नहीं आया, प्लस फिजिक्स में आ गया इंटू केमिस्ट्री में नहीं आया, सी बार लिख देना है सीधे, इंटू मैथ में आ गया, प्लस पी ऑफ फिजिक्स में नहीं आया इंटू केमिस्ट्री में आ गया, और मेरा मैथ में नहीं आया, ठीक है। चलिए तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिजिक्स में आने का चांस कितना है प्रोबेबिलिटी बताइए, 0.2 इंटू केमिस्ट्री में 0.3, मैथ में नहीं आने का 0.1, प्लस फिजिक्स में बताइए यहाँ पर 0.2 होगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी नहीं आने का, केमिस्ट्री में नहीं आने का 0.7, ये मेरा मैथ में आने का 0.9, देखते रहिए कहीं गलती ना हो, फिजिक्स में नहीं आने का मेरा 0.8, केमिस्ट्री में आने का 0.3, मैथ में आने का 0.9, ठीक है। कैलकुलेशन कीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर रखना, ये मेरा 3 दूना 6 हो जाएगा, तो ये मेरा 6 लिख दीजिए, 0.006 हो जाएगा, ठीक है। 3 के बाद प्लस में ये हो जाएगा 63 दूना 126, ये मेरा 126 आएगा, ठीक है। ये मेरा आ जाएगा 9 8
72 और 3 ये दोनों अच्छे साथ रहेगा, 216 आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। कैलकुलेशन तो आपको मल्टीप्लाई सब कर लेना चाहिए। ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद 0.348 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये इसका आपको सब हमने सॉल्व कर दिया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एन आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड बाय ए कंपनी कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स एक्स एंड वाई। ठीक है, हमारा कोई भी मैन्युफैक्चर 2 पार्ट्स बनाता है। ठीक है, इन द प्रोसेस मैन्युफैक्चर ऑफ पार्ट एक्स 8 आउट ऑफ द 100 parts may be defective. ठीक है, similarly 5 out of 100 parts of Y may be defective. Calculate the code that assembled product will not be defective. ठीक है, क्या कह रहा है समझिए बात। यहाँ पर कोई मेरा एक सामान है, आर्टिकल है, ये मेरा X और Y से बना हुआ है। ठीक है, X और Y से ये मेरा कोई भी सामान है, वस्तु है, गुड्स है, वो हमारा एक्स एंड वाई से बना हुआ है। ठीक है, इसका डिफेक्टिव होने का चांस क्या है? ठीक है, डिफेक्टिव होने का 8 आउट ऑफ 100 पार्ट्स। ठीक है, मेरा 8/100 इसका डिफेक्टिव होने का चांस है, एक्स वाला का। ठीक है, आपका इसका चांस कितना है? 5/100 ये डिफेक्टिव होने का चांस है। ठीक है, ठीक है, तो अब हमारा पता करना है कैलकुलेट द असेंबल्ड प्रोडक्ट विल नॉट बी डिफेक्टिव। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, असेंबल्ड प्रोडक्ट मेरा डिफेक्टिव नहीं हो। ठीक है, तो आपका क्या क्या चांस, असेंबल्ड प्रोडक्ट मतलब एक्स और वाई मेरा क्या हो, अच्छा हो। ठीक है, नॉट बी डिफेक्टिव। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट सही हो। ठीक है, यही होगा ना। हम इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ असेंबल्ड प्रोडक्ट नॉट डिफेक्टिव इक्वल टू लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ असेंबल्ड प्रोडक्ट डिफेक्टिव। ठीक है, देखिए कितना इजी हो जाएगा असेंबल्ड। कब कभी हमको उल्टा पढ़ना पड़ता है, असेंबल प्रोडक्ट डिफेक्टिव मेरा जितना प्रोडक्ट निकाल लेंगे उसका 1 में से घटा देंगे तो नॉट डिफेक्टिव वाला केस आ जाएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ से दिमाग लगाना है, असेंबल ये चीज तो आपको आराम से निकल जाएगा। ठीक है, जब आपको ये वाला चीज पता होगा तो ये तो असेंबल प्रोडक्ट नॉट डिफेक्टिव आराम से पता हो जाएगा। ठीक है, हमारा असेंबल प्रोडक्ट डिफेक्टिव कब कब हो सकता है। ठीक है, अब हम इस पे फाइंड करना चाह रहे हैं, पी ऑफ असेंबल प्रोडक्ट डिफेक्टिव कब कब हो सकता है। ठीक है, देखिए एक तो मेरा हो जाएगा जब मेरा 3 कंडीशन यहां हो जाएगा, एक्स लगा हो, एक्स अच्छा वाला हो। ठीक है, एक्स हो, एक्स डिफेक्टिव हो गया, उसके बाद मेरा वाई मेरा डिफेक्टिव नहीं हुआ। ठीक है, एक तो कंडीशन ये हो गया, प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स, इसमें एक्स का डिफेक्टिव हो गया, वाई डिफेक्टिव, वाई इसमें डिफेक्टिव रख लेते हैं और एक्स मेरा वाई को डिफेक्टिव कर दिए। तो यहाँ पर उल्टा हमने लिए, ये मेरा डिफेक्टिव होने का केस है। ठीक है, एक्स को। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें क्या होगा, एक्स डिफेक्टिव वाई नॉट डिफेक्टिव। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वाई को डिफेक्टिव कर दिए, एक्स को नॉट डिफेक्टिव कर दिए। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, एक्स को भी डिफेक्टिव और वाई को भी डिफेक्टिव कर लेते हैं। ठीक है, दो प्रोडक्ट डिफेक्टिव कब होगा, कोई ना कोई एक सामान क्या होना चाहिए, उसमें एटलीस्ट वन ऑफ दी पार्ट्स भी डिफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो हमने इसमें एक्स को डिफेक्टिव रख दिया, डिफेक्टिव है ये, इसमें हम y को डिफेक्टिव रख लिया। ठीक है, यहाँ पर x को डिफेक्टिव रख लिया, ये डिफेक्टिव होने का है। ठीक है, और सब में हम x बार को लेते थे नॉट डिफेक्टिव, ये नॉट में लेते हैं, नेगेटिव सेंस में लेते हैं, लेकिन हमने इसको यहाँ पर उल्टा ही, मतलब जैसा था क्वेश्चन उसी हिसाब से लेते। ठीक है, अब इसको फाइंड करेंगे, तो p ऑफ x इंटू p
P ऑफ y बार मीन्स y का अच्छा होने का। चलिए P ऑफ y इंटू P ऑफ x बार प्लस P ऑफ x इंटू P ऑफ y। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। डिफेक्टिव होने का क्या है चांस? 8/100 है। अब इसका y डिफेक्टिव होने का, अच्छा होने का चांस क्या होगा? 1 माइनस 5/100 मीन्स 95/100 होगा। इसका हो गया 95/100। ठीक है, y का मेरा कितना है डिफेक्टिव होने का? 5/100। x का अच्छा होने का क्या हो जाएगा चांस? 1 माइनस 8/100 मीन्स मेरा हो जाएगा 92 उल्टा चीज हम लिखी। x है वो मेरा डिफेक्टिव है, हमने माना है। ठीक है, अब नॉट डिफेक्टिव को हम x बार लीजिए। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में दिया था हमने वैसा ही ले लिया। ठीक, चलिए P ऑफ x मेरा अच्छा डिफेक्टिव होने का मेरा 8/100, ये मेरा हो जाएगा 5/100। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? ये 95 8 कितना होगा? 95 8 8 बचे 40 0 4 72 76 760 आ जाएगा ये, प्लस ये मेरा 92 बचे 5 दूना 10 9 बचे 460 आ जाएगा। ठीक है, और ये मेरा 8 बचे 40 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा नीचे तो आपका 10,000 ही आएगा। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा कितना? ये तो 500 1260 बटा में 10,000। ठीक है, ये मेरा असेंबल प्रोडक्ट डिफेक्टिव का आपका प्रोबेबिलिटी आ गया। ठीक है, नॉट डिफेक्टिव में हमको चाहिए नॉट डिफेक्टिव मान, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 माइनस डिफेक्टिव वाला यहाँ घटा लेते हैं तो मेरा हो जाएगा 1260 बटा में 10,000। ठीक है, इसको कैलकुलेट कीजिए, देखिए आपको कितना आंसर आता है। ठीक है, इसको काट कूट के आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 437 बटा में 500 आएगा। 437 बटा में 500 आएगा। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ कैलकुलेशन अपना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। ए टाउन हैज 2 फायर एक्सटिंग्विश इंजन्स, ठीक है, फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ईच इंजन व्हेन नीडेड इज 0.95 and what is probability that neither of them is available when is needed। ठीक है, हमको क्या करना है? अवेलेबिलिटी का दोनों आपका इंजन का क्या है? मान लीजिए हम 2 इंजन है। ठीक है, ए एंड बी मान लेते हैं, इंजन्स है ऑफ 2 फायर हमने मान लिया एक्सटिंग्विशर। ठीक है, चलिए हमारा एबिलिटी ऑफ ईच इंजन मींस इसका भी एबिलिटी का 0.95 है, बी का भी क्या है 0.95 है। नहीं होने का क्या होगा? 1 माइनस 0.95 मीन्स 0.05 हो गया। उसी तरह बी का भी मेरा हो जाएगा 1 माइनस 0.95 मीन्स मेरा 0.05 आ जाएगा। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या जैसे क्वेश्चन में क्या है? फर्स्ट दिया हुआ नाइदर ऑफ देम इज अवेलेबल व्हेन नीडेड, मतलब कोई भी मेरा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, फर्स्ट लेते हैं, ये चीज आपको जरूरी पड़ेगा। फर्स्ट लेते हैं नाइदर ऑफ देम इज अवेलेबल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए भी नहीं होगा अवेलेबल और मेरा बी भी नहीं होगा अवेलेबल, तो पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ बी बार। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा 0.05, बी बार में मेरा 0.05 है, तो मेरा 5 5 25 और 2 यहाँ 2 यहाँ 4 के बाद होगा, अंक के बाद दशमलव पड़ेगा 0.0025, ये मेरा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है सेकंड में? एन इंजन इज अवेलेबल व्हेन नीडेड। ठीक है, इंजन इज अवेलेबल व्हेन नीडेड मतलब हमारा यहाँ पर 2 कंडीशन, इंजन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंजन, एक इंजन मेरा उपस्थित हो। ठीक है, हमें जब जरूरत हो, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना। क्या प्रोबेबिलिटी है? अवेलेबल व्हेन नीडेड
तो हम क्या करेंगे, ए को उपस्थित कर देंगे अवेलेबल है और बी मेरा अवेलेबल नहीं है, प्लस में सेकंड में हो जाएगा बी अवेलेबल है और ए मेरा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो पी ए इंटू पी बार, बहुत ही सिंपल है, पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए बार। कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए क्या क्या है। पी ऑफ ए मेरा 0.95, बी बार मेरा कितना है 0.05 प्लस बी मेरा कितना 0.95 इंटू 0.05। अब इसको क्या कर लेना है, कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या आता है आंसर। अब हम इसको दोनों एक ही है तो 2 इंटू हम लिख देंगे 0.05 इंटू 0.95। कैलकुलेट करने का अपना अपना तरीका होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे 5 दूना 10 इसका हो जाएगा और ये मेरा हो जाएगा 0.10 इंटू 0.95। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा 95950 हो जाएगा। ठीक है, 95 इंटू 10 950, उसका 4 अंक के बाद 0.095 हो जाएगा। ठीक है, ये तो कैलकुलेट करने का अपना अपना रंग है, आपको यहाँ तक समझना, इस पर तो कैलकुलेट खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अब हम 21 लेंगे। ठीक है, ए मशीन ऑपरेट्स ओनली व्हेन ऑल ऑफ इट्स 3 कंपोनेंट्स फंक्शन। एक मशीन है, कब काम करेगा, जब सब मेरा कंपोनेंट से साथ में काम कर फंक्शन करता रहे। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेल्योर ऑफ द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कंपोनेंट्स आर, फेल्योर का है। ठीक है, हम इसको उल्टा ही लेंगे, ए बार और बी बार सी बार ऐसे लेंगे। ठीक है, इसे समझ में आएगा। तो हमने आपको कोई डिफेक्टिव वाला बताया, उल्टा ले लिया तो आपको भी समझने में दिक्कत हुआ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मशीन विल फेल, मतलब क्या चांस है कि प्रोबेबिलिटी है कि मेरा मशीन फेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसको बताते हैं। जैसे मशीन ऑपरेट्स, ये मेरा मशीन है। ठीक है, मान लिया ऐसे ही, ये इसमें 3 कंपोनेंट्स ए बी और सी। ठीक है, ए और बी और सी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारा ये कंपोनेंट्स है ना, 3 कंपोनेंट्स काम करेगा। हमारा ए कंपोनेंट्स के फेल होने का क्या चांस है, ए बार ले लेंगे इसको, मेरा चांस क्या है फेल होने का 0.14 है। ठीक है, ये बी का क्या है फेल होने का चांस, बी बार मेरा 0.10 है। सी का फेल होने का चांस बार में ले रहा है निगेटिव, फेल्योर को हम निगेटिव में ले रहे हैं। ठीक है, तो मेरा कितना है 0.05। अब हमारा देखिए यहां से समझाते हैं आपको, फंक्शन करने का ए कंपोनेंट का कितना चांस हो गया, तो 1 माइनस 0.14 मेरा कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.14 मेरा, ठीक है 0.86 होगा। इसको हम कैलकुलेट को 1 माइनस 0.14 मेरा 0.86 होगा। ठीक है, हमने बहुत बार बताया 0 आपको ए में बी मेरा कब फंक्शन करेगा, कितना आपका इस प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस 0.10 मींस मेरा 0.9। ठीक है, इसका सी का काम करने का 1 माइनस 0.05 मींस मेरा 0.95%, मतलब ये प्रोबेबिलिटी हो गया काम करने का। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मशीन विल फेल। मशीन फेल कब करेगा, जब मतलब एटलीस्ट, देखिए मशीन फेल करने का बताते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालना है ना मुझे, मशीन विल फेल। देखिएगा आप समझिएगा यहाँ पर एक एक चीज क्या होगा, मशीन फेल कब करेगा, एटलीस्ट एक भी कंपोनेंट, एटलीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट्स, मतलब तीनों में से ए बी सी में से कोई जो भी कंपोनेंट्स फेल हो जाएगा, वन ऑफ द फेल्स हो जाएगा। ठीक है, यही ना मशीन फेल होने का तो यही कंडीशन है। ठीक है, हम इसको कैसे लिखेंगे, मशीन विल फेल कब होगा, उसको हम क्या कर सकते हैं, अनदर भाषा में कह सकते हैं एटलीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट फेल। ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट फेल। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, एटलीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट फेल मींस इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑफ द कंपोनेंट्स विल फेल। हमने आपको ये वाला चीज बताया है, इसको आप अच्छे से अप्लाई कीजिए, बहुत ही इजी से आप समझ जाइएगा। विल नॉन ऑफ द कंपोनेंट्स विल फेल। चलिए, तो हमारा अब आज सब काम खत्म हो गया यहाँ। चलिए, तो हमारा P ऑफ मशीन इसको लिख दिए विल फेल, मेरा आ गया 1 माइनस
प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ द कंपोनेंट्स फेल, मतलब ए भी मेरा फेल नहीं होगा, बी भी नहीं फेल होगा, सी भी नहीं फेल होगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी। ठीक है, कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ जाएगा मेरा हो गया 0.86 इंटू बी मेरा 0.90, सी मेरा 0.95। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया? ठीक है, नॉन ऑफ ये आपको समझ में आया। मशीन विल फेल कब फेल होगा? जब एक भी काम उसका एक भी कम से कम आपका कंपोनेंट फेल नहीं होगा। ए फेल एटलीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट फेल्स होगा, कोई भी एक आपका कंपोनेंट फेल होगा, मशीन फेल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख दिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑफ द कंपोनेंट, मतलब सब काम और सब कंपोनेंट्स वर्क कर रहा है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा देख लीजिएगा, इसको कैलकुलेट करके मेरा आ रहा है, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका 1 माइनस 0.7353 आएगा। इसको कैलकुलेट करके 0.2647 आएगा। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा आपको बस समझना पड़ेगा। ठीक, एटलीस्ट और नन ऑफ देम यही रिलेशन है, एटलीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट प्लस नन ऑफ द इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, हमने आपको शुरू में बताया, बहुत ही जरूरत पड़ेगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब एटलीस्ट वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए नीचे लिखा हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। यहाँ पर एन एंटी एयरक्राफ्ट गन कैन टेक अ मैक्सिमम ऑफ 4 शॉट्स एट एन एनिमी plane moving away from it. The probabilities of hitting the plane at first, second, third and fourth shot are 0.4. ठीक है, शॉट। चलिए अब हम इसको समझाते हैं। हमारा ये 4 शॉट ले रहा है, ये मेरा एयरक्राफ्ट गन, ये 4 शॉट एनिमी पर साध रहा है। ठीक है, तो हमारा हिट द प्लेन, पहला चांस में मेरा हिट द प्लेन एट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ शॉट मेरा दिया हुआ है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग दी एनिमीज आपका कितना है? फर्स्ट में हम मान लिए इसको, फर्स्ट शॉट में मान लिए लगने का चांस है मेरा 0.4, सेकेंड में लगने का चांस है सेकेंड शॉट में मेरा 0.3, अब क्या है, थर्ड में मेरा शॉट में लगने का चांस है मेरा 0.2, अब हमारा फोर्थ में लगने का चांस है 0.1। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हम नहीं लगने का भी तो खोज लेते हैं यहाँ पर कि नहीं लगेगा, फर्स्ट शॉट में नहीं लगेगा। देखिए कितना होगा, 1 माइनस 0.4 मेरा 0.6 आ जाएगा। उसी तरह सेकेंड शॉट में नहीं लगने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, लगने का मेरा 0.3 है, 1 माइनस 0.3 मेरा हो जाएगा 0.7, और थर्ड शॉट में क्या हो जाएगा, नहीं लगने का 1 माइनस 0.2 मेरा 0.8 हो जाएगा। मेरा फोर्थ शॉट में बताइए नहीं लगने का 1 माइनस 0.1 0.9 हो जाती है। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, चीज हो गया। अब उसका हम क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन शॉट हिट्स द प्लेन, कितना और बताया आपको, एट लीस्ट वन कह दिया, एट लीस्ट वन शॉट कह दिया, हिट द प्लेन। ठीक है, हिट लिख देते हैं पूरा, हमने अभी आपको बताया एटलीस्ट वाला बहुत ही आसान से बन जाता है। जब आपका 3 4 है तो आपको टाइम लग जाएगा इसमें, तो 1 माइनस लिख दीजिए नॉन ऑफ द शॉट्स हिट द प्लेन, हिट द प्लेन। ठीक है, चलिए तो 1 माइनस, एक भी मेरा हिट नहीं किया, मीन्स मेरा ये फर्स्ट शॉट में भी हिट नहीं हुआ, फर्स्ट शॉट में भी हिट नहीं हुआ इंटरसेक्शन, सेकेंड शॉट में भी मेरा हिट नहीं हुआ इंटरसेक्शन, थर्ड शॉट में भी मेरा हिट नहीं हुआ, और फोर्थ शॉट में भी मेरा हिट नहीं हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट शॉट में मेरा हिट नहीं हुआ, इसको लिखेंगे ऐसे, इनटू सेकेंड शॉट में भी हिट नहीं हुआ, इनटू
थर्ड शॉट में भी मेरा हीट नहीं हुआ, इनटू फोर्थ शॉट में भी मेरा हीट नहीं हुआ। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए। 1 माइनस फर्स्ट शॉट में हीट नहीं होने का 0.6 है, सेकंड में नहीं होने का 0.7 इंटू 0.8, थर्ड में नहीं होने का। बहुत इजी क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ये मेरा कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करके आप खुद से लिख सकते हो। 1 माइनस इधर 22 ना, 1 माइनस 0.3024 कैलकुलेट करेंगे तो मेरा आ जाएगा 0.6976। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 22। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 23 और 24 अब हम लेंगे और उसका लास्ट 25 तक है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, 23 और 24 पहले सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, लेट S1 and S2 be the two switches, ठीक है, and let their probabilities of working be given by PS1, मतलब हमारा वर्क कर रहा है स्विच। ठीक है, 4/5 इसका वर्किंग का मतलब ये दिया प्रोबेबिलिटीज, और S2 का मैं 9/10। ठीक है, फाइंड द करंट फ्लोस फ्रॉम द टर्मिनल A to terminal when S1 and S2 are installed in series। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी बात पता होगा। क्या होता है सीरीज में, जब होता है तो आपका क्या होता है, करंट सेम होता है। ठीक है, और सीरीज में होगा तो आपका यदि मान लीजिए ये है आपका, ठीक है, एक ये आपका खराब हुआ तो आपका यहां से करंट यहां नहीं फ्लो होगा। ठीक है, सीरीज में यही होता है, एक भी स्विच आपका कोई भी आपका कंपोनेंट्स खराब हुआ तो आपका पूरा आपका खराब हो जाएगा सिस्टम। ठीक है, इसका यही डिमेरिट होगा सीरीज का। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर पता होगा, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी थर्ड चैप्टर आपका फिजिक्स में है वो पढ़ लिए होंगे तो आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दिया कि सीरीज में ये होता है कि आप यदि एक को बंद कीजिएगा ना, आपका एक यदि आपका स्विच वर्किंग नहीं है तो आपका करंट यहाँ नहीं बजे, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पैरेलल में वैसा नहीं है, एक भी आपका स्विच वहां पर वर्किंग है तो आपका काम चलता रहेगा। ठीक है, यही चीज आपको यहाँ पर समझाना है। चलिए, तो हमारा क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी किसका फाइंड, द करंट फ्लोस फ्रॉम टर्मिनल A टू टर्मिनल B व्हेन S1 and S2 आर इंस्टॉल्ड इन सीरीज। ठीक है, हमारा प्रोबेबिलिटीज क्या होगा कि हमारा करंट यहां से यहां, एक ही कंडीशन है जब हमारा A और B, मेरा A से B में करंट आपका फ्लो होगा, वो है कि मेरा S1 भी, इसको बना लेते हैं एक बार, थोड़ा समझा देते हैं। A है मेरा, B पॉइंट है। ठीक, करंट आपका फ्लो होगा कब होगा, जब मेरा S1 और S2 वर्किंग होगा, मींस आपका ये वाला वर्किंग होगा, तब मेरा करंट फ्लो होगा। तो मेरा क्या हो गया, S1 and S2 आर वर्किंग। और कैसे निकलेगा प्रोबेबिलिटीज, करंट बहुत ही सिंपल है, फ्लोस फ्रॉम टर्मिनल A टू B कब होगा, जब मेरा S1 and S2 मेरा वर्किंग होगा। ठीक है, S1 और S2 वर्किंग का क्या दिया हुआ है, PS1 इंटू PS2 मेरा वर्किंग का निकाल लीजिए। S1 का वर्किंग है मेरा 4/5, सिंपल सा है बस, 4/5 इंटू 9/10 दिया हुआ है। ठीक है, 2 दूना 4, 2 5 10, ये हो जाएगा कितना, 18/25। ठीक है, सिंपल सा है। चलिए उसी तरह हम से आपका 24 क्वेश्चन लेंगे और उसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या दिए हुआ, लेट S1 and S2 बी द टू स्विचेस। ठीक है, यहाँ पर जो दिया है इसको हम अच्छे से बना देते हैं। ठीक है, ये मेरा S1 हो गया, ये मेरा S2, सॉरी यहाँ ये ना, चलिए ये मेरा करंट है, यहाँ से यहाँ हमको फ्लो कराना है। चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्किंग बी गिवन बाय स्विच का दिया हुआ है, मेरा S1 मेरा काम करने का प्रोबेबिलिटी 2/3 है और S2 के काम करने का मेरा प्रोबेबिलिटी 3/4 है। नहीं काम करने का निकाल लेते हैं, 1 माइनस 2/3 में डायरेक्ट लिख रहे थे, 1/3 हो जाएगा। इसका S2 के नहीं काम करने का 1 माइनस 3/4 मीन्स मेरा 4 में से 3 के 1/4 हो जाएगा।
ठीक है, बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको कह रहा है फाइंड द करंट फ्लोज फ्रॉम टर्मिनल ए टू टर्मिनल बी व्हेन S1 एंड S2 आर इंस्टॉल्ड इन पैरेलल। ठीक है, हमको बोल रहा है करंट मेरा यहां से यहां जाना चाहिए। इसके लिए क्या क्या कंडीशन हो सकता है, ठीक बताइए आप। एक हो सकता है कि आपका S1 मेरा स्विच S1 वर्क कर रहा तो आपका करंट हो जाएगा, ऐसे जाकर फ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो हम लिख लेंगे, क्या क्या लिखेंगे देखिएगा, प्रोबेबिलिटी करंट फ्लो फ्रॉम टर्मिनल ए टू बी। ठीक है, किस किस केस में आपका करंट फ्लो कर सकता है। देखिए बेसिक पैरेलल क्या होता है, पैरेलल का आपका क्या होता है, वोल्टेज आपका सब जगह सेम होता है और करंट हर में डिफरेंट होता है। ये सब यहाँ पर जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जरूरत है वो बता रहे हैं। पैरेलल में आपका यदि एक भी आपका जो होता है ना, ये मतलब कोई भी कंपोनेंट्स हो गया, स्विच हुआ, बल्ब हुआ, कोई भी यदि खराब होगा तो आपका पूरा मतलब सर्किट पर उसका असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीज समझ में। यदि हमारा ये चीज यहाँ पर कोई कंपोनेंट बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, ये फ्यूज कर जाएगा तो अब क्या होगा, इससे पूरा सर्किट पर क्या होगा, असर नहीं पड़ेगा। लेकिन वही चीज आपका स्विच सीरीज में होता है तो आपका पूरा सर्किट काम करना बंद कर देता है। इसीलिए हम लोग जो हमारे घर में वायरिंग होता है वो पैरेलल में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज हो गया करंट फ्लो फ्रॉम टर्मिनल ए टू बी। कैसे होगा, जब मेरा S1 वर्किंग होगा। एक तो मेरा हो गया कि मेरा S1 वर्किंग हो, S1 वर्किंग हो एंड S2 में नहीं वर्किंग हो, तब भी आपका करंट यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है, S1 S2 मेरा खुला हुआ है। ठीक है, प्लस आपका S2 वर्किंग हो, मतलब ये हमने ये क्या किया बताइए, यहाँ पर जो है S1 को खोल दिया और S2 को यहाँ पर क्लोज कर दिया, तब भी आपका करंट यहाँ से B में चला जाएगा। ठीक है, S2 वर्किंग हो और मेरा S1 वर्किंग नहीं हो। ठीक है, और तीसरा होगा कि दोनों वर्किंग हो गया, मतलब S1 और S2, तब भी मेरा करंट इधर से भी पहुंचेगा और आपका इधर से भी पहुंचेगा। ठीक है, चलिए तो मेरा क्या होगा, P ऑफ S1 इंटू S2 बार प्लस P ऑफ S2 इंटू P ऑफ S1 बार प्लस P ऑफ S1 इंटू P ऑफ S2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, S1 का हम फाइंड करते हैं, तो ये यहाँ पर दिया हुआ 2/3 S1 वर्किंग का, S2 का काम नहीं करने का हमने फाइंड किया 1/4 प्लस S2 के काम करने का 3/4 है, S1 के काम नहीं करने का 1/3 है, दोनों का काम PS1 में 2/3 है, S2 मेरा काम करने का 3/4। ठीक है, जो चीज जरूरत है आपको लिख लीजिए। आपका क्या हो जाएगा, नीचे तो 12 होगा, ऊपर मेरा 2 प्लस 3 5 और ये कितना 3 6 11/12 क्या हो जाएगा, 11/12 हो जाएगा। ये चीजों का हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 लेंगे और इस एक्सरसाइज को यहीं पर खत्म करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही इजी है, यहाँ पर समझिएगा। ए कॉइन इज टॉस्ड ए इफ ए हेड कम्स अप। समझिएगा, पहले आपको सिंपल स्पेस लिखना पड़ेगा, यहाँ पर सीधा सीधी वाला नहीं है। इफ ए हेड कम्स अप ए डाई इज थ्रोन। ठीक है, क्या कर रहा है, हमने हमारे पास कॉइन है, समझिए कितना वो कॉइन है, टॉस्ट किए तो मेरा हेड आएगा। यदि हेड आएगा तो एक डाई थ्रो किया जाएगा, डाई थ्रो करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो जाता है बताइए, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आ सकता है। ठीक, इतना पॉसिबिलिटी है। बट इफ ए टेन कम्स, ठीक है, देखिए हेड का हेड कॉइन को फ्लिप करेंगे तो मेरा हेड और टेल आएगा। ठीक है, यदि हेड आएगा तो हम क्या करेंगे, हेड कम्स अप डाई इज थ्रोन, डाई को हम क्या करेंगे, रोल करेंगे। ठीक है, थ्रो करेंगे तो मेरा 6 यहाँ पर पॉसिबिलिटीज आएगा। बट इफ टेल कम्स अप देन कॉइन इज टॉस, टेल आएगा तो हम क्या करेंगे, फिर से कॉइन ही उछालेंगे, तो फिर से मेरा चांस बन गया हेड और टेल लाने का। ठीक है, ये चीज समझ में आया तो क्वेश्चन आपका कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से हम सैंपल स्पेस लिख लेते हैं, क्या क्या आ रहा है यहाँ से, हेड और हमने ट्री डायग्राम बताया था उसी तरह हेड और 2 आ गया, हेड और 3, यहाँ हेड और 4, हेड और 5 और हेड और 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पर टेल हेड आ गया और मेरा टेल आ गया।
ठीक, ये चीज समझ में आया प्रोबेबिलिटी, बस आप क्या है, हर चीज आपको यहाँ समझना पड़ता है, ठीक है। और बेसिक डिफरेंशियल में कि थोड़ा बहुत आगे उसका हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप दिमाग नहीं लगा पाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा सैंपल स्पेस क्या आ गया, सैंपल स्पेस पूरा लिख देते हैं। सैंपल स्पेस मेरा आ गया, बताइए, H1 H2 H3 H4 H4 H5 H6, ठीक है। उसके बाद मेरा उसका TH और TT आ गया, ठीक है। कितना हो गया बताइए, ये मेरा 6 2 8 हो गया, ये मेरा 8 हो गया, ठीक है। नंबर में मेरा 8 हो गया। चलिए, उसका क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब हम क्वेश्चन की तरफ टूटेंगे, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2 टेल्स आना चाहिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स देखिए कहाँ कहाँ आ रहा है सैंपल स्पेस में, 2 टेल्स तो एक ही बार आ रहा है, 1/8 हो जाएगा कितना सिंपल सा हो गया, ठीक है। 1/8 हो गया। उसका क्या कर रहा है, एक हेड आना चाहिए और एक नंबर 6 आना चाहिए, ए हेड एंड द नंबर 6, एक हेड एंड द नंबर 6, मेरा ये भी आ गया एक हेड एंड द नंबर 6। यहां पर सेकेंड हम लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हेड एंड द नंबर 6 आना चाहिए, ठीक है। हेड आना चाहिए और नंबर 6, तो ये वाला हो गया, ये कितना है, एक ही बार है, 1/8 इसका भी आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं थर्ड, इसी का सॉल्व करते हैं। क्या कर रहा है थर्ड मेरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हेड, एक हेड आना चाहिए एंड इवन नंबर आना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या क्या आता है, एक हेड आना चाहिए और इवन नंबर भी आना चाहिए। तो हेड मेरा यहाँ आया और इवन नंबर भी आया, हेड यहाँ आया और इवन नंबर भी आया, हेड यहाँ भी आया और इवन नंबर आया, मतलब कितना हो गया, 3 हो गया, बटा में टोटल कितना है 8 है, ठीक है। 3/8 आ गया। चलिए, बहुत ही सिंपल सा था। चलिए, यहाँ तक इस एक्सरसाइज को हमने खत्म कर दिया। आपको समझ में आया और थोड़ा भी, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। चलिए, तो यहीं पर हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो को खत्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।